गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉक टेस्ट के अंदर जो आपकी कट ऑफ इस बार रखी गई है दैट इज़ 101 और कोशिश करिएगा 101 से ज़्यादा स्कोर करने की। स्टार्टिंग में बस जो करेक्ट और इनकरेक्ट है उसे मार्क करते जाइएगा और लास्ट में फिर वो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कट ऑफ से ऊपर स्कोर करें और एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिल रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट हो जाता है, नंबर उनको पता चल जाते हैं कि कट ऑफ से ऊपर है या नीचे हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन के अंदर वो एनालिसिस नहीं करते हैं, विच इज़ द वेरी यू कैन से असेंशियल पार्ट जिसकी वजह से ये मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक टेस्ट करने का आपको 50% ही बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ देखिएगा जहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, कहाँ पर आपने गलती करी, उस वक्त जब आप गलती कर रहे थे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, वो सभी चीज़ें आपको ठीक करनी। क्योंकि अगर आप चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आगे जितने भी मॉक टेस्ट करेंगे पुरानी गलतियाँ रिपीट होंगी और वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो प्लीज़ आप एनालिसिस पोर्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जितना टाइम मॉक टेस्ट को करने में लगता है उतना ही टाइम आपको एनालिसिस करने में भी लगेगा। इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको मॉक टेस्ट के बाद करना ही करना है। ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी लोग 101 से ऊपर ही स्कोर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बाय शाहजहां? शाहजहां के द्वारा 4 मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि बनवाए गए थे, कौन कौन से ऐसे स्मारक थे जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे? तो रेड फोर्ट क्या शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था? व्हाट अबाउट जामा मस्जिद, शालीमार बाग, शहजहानाबाद सिटी? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे जो चारों स्मारक आपके सामने हैं, जो चारों मॉन्यूमेंट्स हैं, शहजहानाबाद सिटी अपने आप में एक सिटी थी, शालीमार बाग, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। शहजहानाबाद सिटी और दिल्ली के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप मुझे सोचकर बताइएगा, चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल? ताजमहल की पुअर इमिटेशन के तौर पे बेसिकली ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश करी गई थी इस पर्टिकुलर स्मारक के अंदर। हम किस स्मारक की या किस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं? क्या हम हिंदोला महल की बात कर रहे हैं, बीबी का मकबरा की बात कर रहे हैं, हवा महल की बात कर रहे हैं, या फिर जल महल की बात कर रहे हैं? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मोहम्मद आजम शाह ही वॉज द लास्ट ऑफ द मुगल्स टू अंडरटेक आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद धीरे धीरे जो आर्किटेक्चर था वो खत्म होता गया था। उन्होंने बीबी का मकबरा जो था वो बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, जिनका नाम था बेगम रबिया दुर्रानी। ठीक है, और वाइफ ऑफ औरंगजेब थी। इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद और इसे कहा जाता है कि ये एक बहुत ही पुअर इमिटेशन है ताजमहल की। कुछ कुछ ताजमहल जैसा लगता है लेकिन एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, काफी फर्क है दोनों के बीच में भी। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ट जीनत महल जो कि दिल्ली में एग्जिस्ट करता है और वो उन्होंने अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीवी का मकबरा उन्होंने बनवाया वो अपनी मदर की याद में बनवाया, और जीनत महल जो बनवाया वो अपनी वाइफ की याद में बनवाया। तो आंसर क्या है? बीवी का मकबरा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। सो राइट साइड में आपको ताजमहल दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में आपको बीबी का मकबरा दिख रहा है। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन आप बेसिकली जो डिफरेंसेस है वो भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और आपको बताना है सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। यूज ऑफ छतरीज वॉज मिसिंग, तो सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर छतरीज जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। यूज ऑफ डीप कॉर्निसेस, तो यहाँ पे काफी गहरी कॉर्निसेस का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। द बिल्डिंग्स यूज फ्लूटेड डोम्स, तो फ्लूटेड डोम्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हवा महल को लेकर है। पूछा गया हवा महल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्टाइल, तो हवा महल जो मुगल स्टाइल से इंस्पायर्ड है। दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी, हैंगिंग बालकनी जो था उसका कॉन्सेप्ट उनके द्वारा ही लाया गया था। द कॉर्निसेस वर बिल्ट इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कॉर्निसेस थी वो स्ट्रेट लाइन के तौर पे बनाई गई थी। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए सबसे पहले तो बात करी जाए तो यस, मुगल स्टाइल से जो हवा महल है आपका इन्फ्लुएंस करता है। अभी मैं आपको हवा महल दिखाने वाला हूं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। हैंगिंग बालकनी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, वो भी करेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट। लेकिन यहां पे जो आपको कॉर्निसेस दिखेंगी, जो डिजाइनिंग जो पीछे हमने देखा था काफी शैलो था, अगर हम सिख आर्किटेक्चर की बात करते हैं यहां पर आपको आर्च, ठीक है, स्ट्रेट नहीं दिखेंगी, आर्च दिखेगा कॉर्निसेस के अंदर। चलिए देखिए एक बार, तो यहाँ पे आपको ये हैंगिंग बालकनीज जो है ये बाहर वाली साइड दिख रही होंगी। दीज आर द हैंगिंग बालकनीज।
और कॉर्निसेस जो हैं, जो डिजाइनिंग है, यहाँ पे आर्च की फॉर्म में दिख रही होंगी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना दिखाई दे रहा हो। सो दिस इज द बालकनी, ये आपको आउटर साइड में दिख रही है, हैंगिंग तौर पे दिख रही है, ठीक है। दिस इज द हैंगिंग बालकनी, ये जितनी बनी हुई है, और यहाँ पे जो ये काम भी किया गया कॉर्निसेस का, ये आपको आर्च की फॉर्म में दिख रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर भी वो गुंबज वाली चीज को यूज किया गया है और नक्काशी को काफी ज्यादा यूज किया गया है। तो मुगल इंप्रेशन जो है वो इसके ऊपर देने की कोशिश करी गई। सो यस, मुगल स्टाइल से ये इंस्पायर था। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो ठीक है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे आर्चेस का इस्तेमाल किया गया है कॉर्निसेस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है मार्तंड सन टेम्पल्स को लेकर, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, जो ये टेम्पल है उड़ीसा के अंदर लोकेट करते हैं। सेकंड, इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द एजेस ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, तो जब विजयनगर डायनेस्टी का रीन था उनके दौरान ये बनाए गए थे। द कॉम्प्लेक्स इज इन द शेप ऑफ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉलम्स, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली एक कोर्टयार्ड की शेप का है और चारों तरफ उसके कॉलम्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, मार्तंड सन टेम्पल की बात करी जाए तो इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग कश्मीर, अनंतनाग कश्मीर में ये लोकेट करता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द एजेस ऑफ कारकोता डायनेस्टी, कारकोता डायनेस्टी, ठीक है। तो डायनेस्टी का नाम भी आपको बता दिया, लोकेशन भी बता दी। तो कारकाता डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तपीड़ा, लिख देता हूं मैं एक बार, ललितादित्य, ललित और आदित्य से मिलकर बना है ललितादित्य मुक्तपीड़ा, मुक्तपीड़ा, ठीक है। उनके द्वारा बनवाए गए थे कॉम्प्लेक्स, यस, कोर्टयार्ड की शेप का था और चारों तरफ कॉलम्स थे। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा सी। एक बार एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज, यहां पे आपको देखिए कॉलम्स जो हैं दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। और एक कोर्टयार्ड की शेप का ये बनाया गया मार्तंड सन टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर या फीचर्स इज और आर इंक्लूडेड इन टेम्पल्स इन कश्मीर, कश्मीर के टेम्पल्स में इन चारों में से कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, पूछा गया है। कर्व्ड पिरामिडल रूफ, तो रूफ की जो आपकी शेप बताइए पिरामिड शेप की है, कर्व्ड तौर पे है, हो सकता है। देन कॉलम्स वॉल, तो वॉल्स जो है वो कॉलम के तौर पे बनाई गई हैं, कॉलम वॉल्स बनाई गई हैं। रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड ट्रेफॉइल आर्चेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, जब भी पिरामिडल रूफ की बात करी जाएगी, पिरामिड तो कुछ इसी शेप का होता है ना, ठीक है। तो यहां पे कर्व होने का तो वैसे ही सवाल नहीं उठता है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो यस, स्ट्रेट एज्ड पिरामिडल रूफ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। यहां पे देखेंगे स्ट्रेट एज्ड पिरामिडल रूफ दिख रही है आपको, ये पिरामिड की शेप का, ठीक है। तो यहां पे कर्व की बात नहीं हो रही है, कर्व की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब आते हैं एक और स्टेटमेंट पे, रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहां पे मोर नंबर ऑफ स्टेप्स आपको क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, तो यस, यहां पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कॉलम वॉल्स की बात करें तो ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस से आएगा, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ पिक्चर के अंदर, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट पूछा गया ट्रेफॉइल आर्चेस, ये जो है ट्रेफॉइल आर्चेस ये गांधार का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, हालांकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉलम वॉल्स कहां से है, ये कॉलम वॉल्स ग्रीक का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, ज्यादा स्टेप्स है यहाँ पर। और जो ट्रेफॉइल आर्चेस है ये कहां का इन्फ्लुएंस है, ट्रेफॉइल आर्चेस आपका गांधार का इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ सेलुलर लेआउट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्ट्रेट एज्ड पिरामिडल रूफ मैंने आपको बता दी है। ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, विच इज ऑल्सो अ ग्रीक इन्फ्लुएंस, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर, विच इज asking which of the following statement is or are incorrect about temples of अवंतीपुर। अवंतीपुर के टेम्पल्स के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। टेम्पल्स नेमली अवंती वमिन फॉर लॉर्ड विष्णु एंड अवंतिस्वरा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो अवंतिस्वामिन जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, एंड अवंतिस्वरा जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, हो सकता है। इट वॉज बिल्ट बाय किंग अवंती वर्मन, किंग अवंती वर्मन के द्वारा ये जो है टेम्पल्स बनाए गए हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए, तो इनकरेक्ट पूछा था, हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अवंती स्वामिन जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, अवंती स्वरा जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इसे अवंती वर्मन जो किंग थे उनके द्वारा ही बनाया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एक इंस्टेंस जो है इस टेम्पल का मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमें यहाँ पे पांद्रेथन टेम्पल के बारे में बताया है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरू वर्धा स्वामी, इसे मेरू वर्धा स्वामी भी कहा जाता है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया हुआ है। एंड शिवा इमेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, शिवा की जो इमेजेस हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार पांद्रेथन टेम्पल जो वो दिखा देता हूं। बेसिकली एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन जो होता है, काफी बड़ा जो स्टोन होता है, उसको ही काटकर ये बनाया जाता है। इसकी जो आउटर वॉल्स आपको दिख रहे हैं वहां पे काफी अच्छी नक्काशी जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगी जब आप इसे वहां जाके देखेंगे तो काफी करीब से। इसे 10th सेंचुरी एडी के अंदर श्रीनगर के अंदर बनाया गया था। डूम्ड रॉफ है, आर्चेस भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, बिल्कुल करेक्ट है। इसको मेरू वर्धा स्वामी भी कहा जाता है और शिवा इमेजेस भी यहां पर पाई जाती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, देख लेते हैं। बेसिकली दो पेयर्स आपको दिए और पूछा गया बताएं कौन सा पेयर यहां पर करेक्ट है। अली मस्जिद जो है उसके सामने दिया है शाह मीरी किंग, एंड परी महल जो बनाया गया दारा शिकोह। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, अली मस्जिद या अली मस्जिद इसे कहा जाता है, इसे शाहमारी किंग्स के द्वारा ही बनाया गया था। पहला जो पेयर है वो करेक्ट है। शाहमारी किंग में भी सुल्तान हसन शाह के द्वारा इसे बनाया गया था। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन कश्मीर वैली, तो पहला पेयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। परी महल जो है मुगल प्रिंस दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया था मिड 17th सेंचुरी के अंदर। ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि बेसिकली आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेटरी का रोल क्या रहता है। ये डल लेक को ओवरलुक करते हुए बनाई गई है। इट इज नियर चश्मे शाही गार्डन, चश्मे शाही गार्डन के पास में ये लोकेट करती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही पेयर्स आपके करेक्ट हो जाते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पूछ रहे कंसीडर द फॉलोइंग टेंपल्स और अबव टेंपल्स बिलोंग टू। ये जो 3 टेंपल्स के नाम यहाँ पे दिए ये किसको बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। पहला टेंपल है अतस बहराम, सेकेंड है आद्रियन, देन है अतास ददगा। ये किस फेथ को बिलोंग करते हैं, हिंदू फेथ को, बुद्धिस्ट फेथ को, जैन्स को या फिर पारसीज को। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फायर टेम्पल्स ऑफ द पारसी फेथ, और जिसमें आतिश बहराम भी है, आद्रियन भी है, देन आपका आतिश दादगा भी है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 8 आतिश बहराम फायर टेम्पल्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, यहां पे नाम आपको दिए हैं। मोदेरा सेन टेम्पल, देन ब्राह्मण्य देव टेम्पल, सूर्य पहाड़ टेम्पल, देन आपका है सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल। और राइट साइड में इनके स्टेट्स के नाम दिए, आपको मैच करना है कि कौन सा पेयर यहां पर करेक्टली मैच कर रहा है, कौन सा मंदिर कहां पर लोकेट करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो बात करी जाए अगर मोदेरा सेन टेम्पल की गुजरात में लोकेट करता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद क्या ब्रह्मण्य देव टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य पहाड़ टेम्पल जो है ये आपका असम के अंदर लोकेट करता है, उड़ीसा में नहीं है, हेंस ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपका सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आपका कर्नाटका में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले 2 पेयर करेक्ट है। देखिए, चारों पेयर आपको पता होना जरूरी नहीं है। अगर आप 1-2 पेयर्स भी आपको पता है तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको तीसरे चौथे के बारे में बिल्कुल ना पता होता और पहले 2 के बारे में पता होता तो आपको पता है कि पहले 2 तो इसी ऑप्शन के अंदर है, आप सीधा ही इसको मार्क कर सकते थे। चलते हैं, ये मोधेरा सेन टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टुगीज स्टाइल के बारे में पूछा है कि बताएं पोर्टुगीज स्टाइल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दे ब्रोट विद देम द आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो पोर्टुगीज अपने साथ आइबेरियन स्टाइल को लेकर आए थे, हो सकता है। दे बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट एंड वेयर हाउसेज, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट और वेयर हाउसेज भी बनाए। देन कैसेला दे अगुआंदा इन मुंबई इज एन इंस्टेंस ऑफ पोर्टुगीज स्टाइल, तो यही यहाँ पे जो कैसेला दे अगुआंदा के बारे में बताया है वो पोर्टुगीज स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए, जब पोर्टुगीज आए थे शुरुआती दौर में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था, शुरुआत में तो वो ट्रेडिंग करने के लिए ही आए थे।
ठीक है। और वेयर हाउसेस बनाए थे क्योंकि यहां से माल को वेयर हाउसेस में स्टोर करते थे, और फिर वेस्टर्न कोस्ट पे उनके काफी सारी पोस्ट बनी हुई थी, कोस्टल रीजन के अंदर रहा करते थे, और वहीं से सामान अपने पोर्टुगीज और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में वो बेचा करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने वेयर हाउसेस बनाए और बाद में उसे फोर्टिफाइड टाउन्स के अंदर भी डेवलप किया, ताकि बाहर जो लोग हैं वो उनके वेयर हाउसेस को और उनके ट्रेडिंग पोस्ट को अटैक ना कर पाए, क्योंकि काफी बार अटैक भी किया जाता था। इवन जो अरेबिक थे, जो अरबी लोग थे, उनके द्वारा भी उनको अटैक किया जाता था। इसी वजह से यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो उन्होंने आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो लेके आए थे, बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिंग पोस्ट, वेयर हाउसेस, ये मैंने आपको बता ही दिया। एंड कैसेला दे अगवांदा जो मुंबई के अंदर है, वो पोर्टुगीज स्टाइल का ही एक एग्जाम्पल है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। फ्रेंच ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग विद देम। तो फ्रेंच जो लोग थे वो अर्बन सिटी प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था अपने साथ लेकर आए थे। पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्टुगीज टाउन। पोर्टुगीज टाउन के कुछ अगर एग्जाम्पल दे तो पौंडीचेरी और चंद्रनगर हमें देखने को मिलते हैं। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन, क्योंकि देखिए आपने स्पेक्ट्रम जो है अच्छे से पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, वहां पर भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो चीज याद रखी होगी, तो इसका आंसर करने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, पौंडीचेरी, चंद्रनगर आपको याद होना चाहिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेंच टाउन, ना कि पोर्टुगीज टाउन। और फ्रेंच लोग ही अपने साथ अर्बन सिटी प्लानिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको लेकर आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको अच्छे से फ्रेंच के वेरियस जो गवर्नर्स आए थे उनके बारे में पढ़ाया था, उनके रीजन्स के बारे में पढ़ाया था। फ्रेंच ऑल्सो डेवलप्ड कोस्टल टाउन्स, कौन कौन से? माहे केरला के अंदर, कराईकल तमिलनाडु के अंदर, यनम आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी मुझे याद है कि मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी मैप के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोट गोथिक स्टाइल विद देम। तो गोथिक स्टाइल कौन लाया था अपने साथ? क्या फ्रेंच लाए थे, ब्रिटिश लाए थे, डच लाए थे, या फिर पोर्टुगीज लाए थे? चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिश ब्रोट विद देम द गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इट मर्ज विद द इंडियन आर्किटेक्चर एंड रिजल्टेड इन इंडो गोथिक स्टाइल। तो ब्रिटिशर्स जो थे दे ब्रोट द गोथिक स्टाइल एंड देन दे मिक्सड इट विद द इंडो स्टाइल, ठीक है, या इंडिक स्टाइल। तो वो बन गया इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पोस्ट 1911 1911 के बाद अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे नियो रोमन आर्किटेक्चर कहा जाता है, वो भी अमर्ज हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रिटिश अपने साथ गोथिक स्टाइल को लेकर आए थे और उसको फिर हमने इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स किया और इंडो गोथिक स्टाइल बन गया। चलिए तो एक एग्जाम्पल जो है गोथिक स्टाइल का मैं आपको दे देता हूं कुछ इस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है इंडो गोथिक स्टाइल के बारे में। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे विक्टोरियन स्टाइल भी कहा जाता है, हो सकता है। द कंस्ट्रक्शन वर एक्सट्रीमली लार्ज इसके अंदर एंड इलेबोरेट इन देयर एग्जीक्यूशन। तो इसके अंदर जो भी भवन बनाए जाते थे दे यूज्ड टू बी वेरी लार्ज एंड वेरी बिग साइज, ह्यूमंगस साइज के आप कह सकते हैं। द वॉल्स वर थिनर देन इन द इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन। इंडो इस्लामिक के कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में जो वॉल्स हुआ करती थी वो पतली हुआ करती थी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो इट वॉज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन स्टाइल। तो अगर आप देखेंगे इंडो गोथिक के अंदर इंडियन स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ पर्शियन की छाप भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड कुछ कुछ आपको गोथिक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इट वॉज एन अमेलगमेशन ऑफ इंडिक स्टाइल, इंडियन स्टाइल, पर्शियन स्टाइल एंड गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यस, इसे विक्टोरियन स्टाइल भी कहा जाता है। और कोलकाता के अंदर इसी नाम से एक बिल्डिंग भी है। आप मुझे बताएं किस चीज की बारे में बात करो, और अभी उसका नाम भी बदलने की बात करी गई थी, क्योंकि उसका नाम जो है वो विक्टोरिया के नाम से ही है, और कहीं ना कहीं वो हमें ब्रिटिश काल की याद दिलाता है, जो जरूरी नहीं है। तो अभी हम नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं क्योंकि अंग्रेज अब जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन वर एक्सट्रीमली लार्ज इलेबोरेट इन देयर एग्जीक्यूशन। काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। वॉल्स जो थी कंपेरेटिवली काफी पतली हुआ करती थी। आंसर आपका हो जाएगा सी। नाउ दिस इज द इंस्टेंस। इसमें अगर आप देखेंगे आर्चीज जो है वो काफी पॉइंटेड थी, अनलाइक द कर्विंग आर्चीज ऑफ इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक के अंदर जो आर्चीज होती थी वो कंपेरेटिवली कर्व शेप की ज्यादा कर्विंग होती थी, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको जो आर्चीज है वो ज्यादा पॉइंटेड दिखेंगी, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ विक्टोरियन स्टाइल वाज द यूज ऑफ लार्ज विंडोज। आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज दिख रही होंगी, ठीक है। ये इसका एक यूनिक फीचर था जो कि बाकी जगह पे नहीं देखा गया था। चर्चेज जो है यूजुअली इस तरीके के प्लान को फॉलो करती थी, और आपने काफी सारी चर्चेज जो है उसके अंदर इसी तरीके का इंडो गोथिक स्टाइल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए, बेसिकली पेयर दिए आपको और पूछा कि बताएं कौन सी यहाँ पे पेयर आपका करेक्ट है। एक तरफ है आइबेरियन स्ट्रक्चर एंड गोथिक स्टाइल, राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ब्रिक वॉज द मेन मटेरियल यूज्ड बाय पोर्टुगीज
वुड वॉज यूज फॉर रूफ्स एंड स्टेयर्स। तो आइबेरियन के अंदर जो आपकी ब्रिक्स थी उसका इस्तेमाल किया गया मेन मटेरियल के तौर पे पोर्टुगीज के द्वारा। वुड्स जो थी उसका भी इस्तेमाल किया गया रूफ्स के ऊपर एंड सीढ़ियां बनाने के लिए। गोथिक स्टाइल में रेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड एंड कोर्स लाइमस्टोन जो था वो प्राइमरली तौर पे यूज किया गया था। तो यहाँ पे आपको पेयर को मैच करना है कि क्या कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है। हो सकता है वो इंटरचेंज भी हो या फिर कुछ इसमें गलती भी हो सकती है, सोचिए। Okay, let's discuss this thing. Portuguese continued with their Western tradition and did not introduce any structural variation. तो उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी थी जो वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे थे। ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर अडॉप्टेड इंडियन मोटिव्स एंड स्टाइल्स गिविंग राइज टू इंडो गोथिक। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे दे केम अप विद द सॉर्ट ऑफ अमेलगमेटेड स्टाइल, क्योंकि ब्रिटिश जो थे अपने साथ गोथिक स्टाइल लाए थे और मैंने आपको बताया इंडिया के साथ मिलकर वो क्या बन गया था, वो बन गया था इंडो गोथिक स्टाइल। लेकिन जो पोर्टुगीज थे उन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिशन को ही कंटिन्यू किया था, मिक्स नहीं किया था। आइबेरियन आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बताया था, पोर्टुगीज लेके आए थे, इसके अंदर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स जो थी उसकी रूफ लकड़ी की रूफ होती थी और स्टेयर्स भी लकड़ी की होती थी, बिल्कुल करेक्ट है। गोथिक स्टाइल के अंदर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, वो प्राइमरी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट नियो रोमन स्टाइल। तो नियो रोमन स्टाइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको, गलत बताना है, ध्यान रखिएगा। देयर वाज अ फोकस ऑन स्क्वायर बिल्डिंग, तो स्क्वायर बिल्डिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस था इस स्टाइल के अंदर। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन अपटर्न डोम विच इज अ नियो रोमन स्टाइल। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रपति भवन की जो डोम है अपटर्न डोम, वो नियो रोमन स्टाइल का एक इंस्टेंस है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बिल्डिंग का इंस्टेंस भी दिखा देता हूं। नियो रोमन स्टाइल के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो सर्कुलर आकार की होती थी, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर शेप नहीं होता था, सर्कुलर आकार की बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो यहां पे ये जो पहली स्टेटमेंट है नियो रोमन की वजह से वो इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन यस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के अंदर जो उनका डोम है वो रोमन स्टाइल को दर्शाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन आंसर बी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए, क्योंकि यहां पे आपसे इनकरेक्ट पूछा था और इनकरेक्ट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द पंजाब गवर्नमेंट हायर्ड डैश अ फ्रेंच आर्किटेक्ट टू डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप जानते हैं काफी प्लान्ड सिटी है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे रोड्स भी कुछ ऐसे 90 डिग्री एंगल पे कट के बना है, पूरा शहर जो है काफी स्ट्रक्चर तरीके से, प्लान तरीके से बनाया है। किसको यहां पर हायर किया गया था? क्या बेकर को किया गया था, लॉरी बेकर को किया गया था, एडविन लेटेंस को किया गया था, या फिर ली कार्बूजर को किया गया था? किसको यहां पे हायर किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंच आर्किटेक्ट को बनाने के लिए? सॉरी, यहां पे चंडीगढ़ की सिटी जो है उसको बनाने के लिए फ्रेंच आर्किटेक्ट को हायर किया गया था। नाम बताइए उसका। ओके, सो यहाँ पे ली कार्बूजर जो थे, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उनको सिटी ऑफ चंडीगढ़ को डिजाइन करने के लिए हायर किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए, कुछ इस तरीके से रफ ये आपका जो पूरी चंडीगढ़ है उसका एक मैप जो है वो दिखाया गया, किस तरीके से प्लान तरीके से इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर। तो गरीबों का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता था? हर्बर्ट बेकर को, एडविन लेटेंस को, लॉरी बेकर को, या ली कार्बूजर को? सोचिए। चलिए देखिए, लॉरी बेकर जो है उनको जाना जाता है फॉर द रेवोल्यूशनाइजिंग द मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला। केरला के अंदर उन्होंने मास हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट था, काफी सारे जो हाउसेस थे वो वहां पर बनवाए थे। 2006 में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रिट्जकर प्राइज डब्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। तो एक प्रिट्जकर प्राइज होता है, लिख देता हूं यहां पे एक बार, इसे नोबेल प्राइज माना जाता है आर्किटेक्ट्स के लिए। तो आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है और ये लॉरी बेकर को 2006 में वो नॉमिनेट हुए थे इस चीज के लिए, ठीक है। लॉरी बेकर जो है उन्होंने काफी सारे हाउसेस जो थे वो बनवाए थे, तभी उनको यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें जाना जाता था जहां पर काफी सारे लोग जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाने के लिए भी उनको जाना चाहता है। लोकली अवेलेबल मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता था। कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ फैंसी मटेरियल का इस्तेमाल ना करके जो भी अवेलेबल होता था उसको इस्तेमाल करके जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो करी जाती थी। उन्होंने एक फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी इंट्रोड्यूस किया था, ताकि स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, ठीक है। ही ऑल्सो लेड एम्फोसिस ऑन वेंटिलेशन एंड थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे जो घर बनाए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए काफी स्पेस छोड़ा हुआ है, तो वेंटिलेशन के ऊपर काफी उनका ध्यान था और थर्मल कंफर्ट अरेंजमेंट भी उन्होंने काफी सारे यहां पर किए हुए थे।
चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि चार्ल्स कोरिया को लेकर है। पूछा गया चार्ल्स कोरिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन अर्बन आर्किटेक्चर एंड स्पेशल प्लानिंग, तो अर्बन आर्किटेक्चर और स्पेस प्लानिंग के लिए उनको जाना जाता है। ही हैज डिजाइन बिल्डिंग्स लाइक मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग, मध्य प्रदेश की जो असेंबली बिल्डिंग है वो उनके द्वारा ही डिजाइन करी गई है, और उन्हें पद्म विभूषण जो है वो भी दिया गया। सोचिए, चलिए उन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था। सो ही इज नोन टू अडॉप्ट मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स फॉर द लोकल नीड्स, लोकल सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मॉडर्न प्रिंसिपल्स को यूज किया था। एंड यस, अर्बन आर्किटेक्चर हो, स्पेशल प्लानिंग हो, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। एट द सेम टाइम मध्य प्रदेश की जो असेंबली बिल्डिंग है वो भी उनके द्वारा डिजाइन करी गई है, एंड उनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन लेपाक्षी पेंटिंग्स को लेकर है, पूछा गया है। तो लेपाक्षी पेंटिंग्स को लेकर पूछा गया है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये तमिलनाडु में लोकेट करती हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स, तो जो बेसिकली प्राइमरली आपके कलर्स होते हैं आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन जो आपका होता है, वो इसमें कंप्लीटली तौर पे इसमें नहीं मेंशन किए हुए, नहीं यूज किए गए हैं। मेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड, चोला पीरियड के दौरान इसे बनाया गया है। एंड इट इज अ म्यूरल पेंटिंग, ये म्यूरल टाइप की पेंटिंग्स है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, लेपाक्षी पेंटिंग्स की बात करें तो ये लोकेट करती है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। म्यूरल पेंटिंग्स है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। म्यूरल पेंटिंग्स तो है, इसे बनाया गया था विजयनगर पीरियड के दौरान, ना कि चोला पीरियड के दौरान। एंड यस, प्राइमरी कलर जो है वो इसके अंदर से एब्सेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। लेपाक्षी पेंटिंग्स के बारे में ये चीजें काफी जरूरी है। लोकेशन क्या है, प्राइमरी कलर है या नहीं है, कौन से पीरियड में बनाया गया था, और किस टाइप की पेंटिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु रोट द प्ले मुद्र राक्षा? मुद्र राक्षसा जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया था? क्या ये अमात्य राक्षस के द्वारा लिखा गया, विशाखा दत्त के द्वारा, कालिदास के द्वारा, या बिंदुसरा के द्वारा? सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे मुद्र राक्षस जो है ये लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको करेक्टली मैच करना है। लेफ्ट साइड पे शेल्टर्स पेंटिंग्स दिए हैं, राइट साइड में आपको स्टेट्स के नाम दिए हैं। रावण छाया रॉक शेल्टर उड़ीसा के अंदर है, हो सकता है। देन अरमा मलाई के पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश में, बाघ के पेंटिंग्स मध्य प्रदेश में। देन आपका है सिताना वसल के पेंटिंग्स कर्नाटका के अंदर। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे आपको बताना था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा सही मेल नहीं खाता है। रावण छाया रॉक शेल्टर जो है ये उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन आर्मा मलाई के पेंटिंग्स जो है ये है तमिलनाडु के अंदर, ना कि आंध्र प्रदेश के अंदर। बाघ के पेंटिंग्स मध्य प्रदेश में है, लेकिन सीतानावासल के पेंटिंग्स जो है वो भी आपकी तमिलनाडु के अंदर है। तो सेकंड और फोर्थ सही मेल नहीं खाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग्स? तो एक पर्टिकुलर टाइप की चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में पूछे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ नकाशी आर्ट। नकाशी आर्ट जो होता है उसी का ये एक प्रकार है। द कॉमन थीम्स आर हिंदू एपिक्स एंड पुरानिक स्टोरीज। इसके जो कॉमन थीम है उसमें हिंदू एपिक्स के बारे में डिपिक्ट किया गया है, और पुरानिक स्टोरीज जो है वो भी बताई गई हैं। सोचें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यस, इट इज अ टाइप ऑफ नकाशी आर्ट, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। कॉमन थीम्स में बात करें तो पुरानिक स्टोरी से लेके हिंदू एपिक्स तक के बारे में जानकारी इसके अंदर दे रखी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग्स को लेकर आपकी करेक्ट हो जाती है। जो डेपिक्शन है वो भी इसके अंदर करेक्ट है, और किस तरीके की टाइप की नकाशी जो है वो भी बताइए, वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पिथोरा पेंटिंग्स को लेकर क्वेश्चन है। पिथोरा पेंटिंग्स आर डन बाय ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट? तो कौन से राज्यों की जो ट्राइब्स थी उनके द्वारा पिथोरा पेंटिंग्स करी जाती थी? क्या महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा, गुजरात और मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के द्वारा, बंगाल और बिहार के द्वारा? सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी वो पिथोरा स्टाइल की पेंटिंग्स करा करते थे। तो आपको लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पेंटिंग किस लोकेशन से एसोसिएट करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। देन द कॉमन थीम ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंटिंग्स, 4 पेंटिंग्स के नाम दिए हैं। द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। तो हमारी जो लाइफ है जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद, डेथ के बाद क्या होता है, ये इन पेंटिंग्स के अंदर दर्शाया गया है।
किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं? थैंका की बात कर रहे हैं, वर्ली पेंटिंग की बात कर रहे हैं, काली घाट की बात कर रहे हैं, या फिर पैटकर पेंटिंग की बात कर रहे हैं? सोचिए। चलिए देखिए, एक पर्टिकुलर थीम है कि लाइफ डेथ के बाद क्या होता है ह्यूमन लाइफ को, उसको दर्शाने के लिए पैटकर पेंटिंग्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैटकर पेंटिंग्स में सारे थीम ही ऐसे हैं जिसमें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में चीजें बताई गई हैं। सो डी आपका यहां पर आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेकर बताया, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया, जिन्होंने हु मेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। तो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस जो एक थीम था उसके ऊपर काफी सारी सीरीज ऑफ पेंटिंग्स होती है वो बनाई थी। क्या नाम है? एम.एफ. हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, एस.एच. रजा, नंदलाल बोस। सोचिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर है एम.एफ. हुसैन। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द स्कूल रीच्ड इट्स जेनिथ इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह इन द 18th सेंचुरी। दिस स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड द धुंधार स्कूल। धुंधार स्कूल भी इसको कहा जाता है। और सवाई प्रताप सिंह जब थे उनके पीरियड में 18th सेंचुरी के दौरान ये जो पर्टिकुलर स्कूल था अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा था। क्या हम बूंदी स्कूल की बात कर रहे हैं, अंबेर जयपुर स्कूल की बात करें, मारवाड़ स्कूल की बात करें, या फिर मेवाड़ स्कूल की बात करें? सोचिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पर है बी, अंबेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, जो कि 18वीं सेंचुरी में अपने जेनिथ पे पहुंचा था, सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचा था। सवाई प्रताप सिंह का रूल हुआ करता था तब, और इसे धुंधार पेंटिंग भी कहा जाता है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, ही लाइक टू क्रिएट, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात करिए। ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति थे, he used to create artificial elements in the paintings, और वो यूरोपियन से, जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। क्या हम अकबर की बात कर रहे हैं, जहांगीर की, शाहजहां की, या फिर औरंगजेब की? सोचिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे शाहजहां की बात करी जा रही है। सी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू आरमामलाई केव? 10th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आरमामलाई केव के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है, दीज नेचुरल केव्स वर कन्वर्टेड इनटू बुद्धिस्ट टेंपल। ये नेचुरल केव्स थी जिसको कि बुद्धिस्ट टेंपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ये तमिलनाडु में लोकेट करती है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो मैंने वहां पे आपको आरमामलाई केव की लोकेशन के बारे में बताया था। तो यस, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है, तमिलनाडु के अंदर लोकेट करती है। लेकिन यहां पे जो केव्स हुआ करती थी इनको बुद्धिस्ट में नहीं, जैन टेंपल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा बी। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। पूछा गया मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो पेंटिंग्स है ये छत्तीसगढ़ से आती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो इन पेंटिंग्स को दिया जा चुका है। एंड दीज वर पेंटेड ऑन वॉल्स यूजिंग राइस पेस्ट। तो जो चावल की पेस्ट होती है वेजिटेबल कलर से, इसे पेस्ट किया जाता था, इसे बनाया जाता था। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो मधुबनी पेंटिंग्स जिसे आप मिथिला पेंटिंग के तौर पे भी जानते हैं, these were traditionally created by women of various communities in the मिथिला रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहां से? बिहार से ये आती है। मधुबनी इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ दीज पेंटिंग्स, क्योंकि इन तस्वीरों का, इन चित्रकलाओं का, इन पेंटिंग्स का एक्सपोर्ट भी काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो बिहार आएगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। और इसी वजह से ही अगर आपको लोकेशन पता होती, आप डायरेक्टली 1 को एलिमिनेट करके सीधा ही सी पर पहुंच सकते थे। मतलब जीआई टैग जो है मधुबनी को मिल चुका है। और इसको बनाने के लिए काउ डंग का यूज किया जाता था, मड का इस्तेमाल किया जाता था, वेजिटेबल कलर यूज किए जाते हैं, और राइस पेस्ट जो है उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखती है आपको ये पेंटिंग्स। पूरा का पूरा जो स्क्रीन होता है बेसिकली उसको फिल कर दिया जाता है, कोई भी जगह छोड़ी नहीं जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा विच शोज अ मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट्स। इसमें पेंसिल और चारकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी इंस्पिरेशन आती है जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट से। क्या हम फट पेंटिंग की बात कर रहे हैं, पट्टचित्रा की बात कर रहे हैं, पतिकार की बात कर रहे हैं, या फिर पिथौरा पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं? सोचिए किस तरीके की पेंटिंग्स का हम जिक्र करें यहां पर, फिर करेंगे एक डिस्कशन। चलिए देखिए, पट्टचित्रा जो है उसकी बात कर रहे हैं जिसका कि इंस्पिरेशन जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट से आता है। इसके अंदर पेंसिल चारकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और क्लासिक और फोक एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों का ही एक मिक्सचर जो है इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में देखा जा सकता है, जैसे कि अभी आपके सामने है। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोरा पेंटिंग्स को लेकर है। पूछा गया सोरा पेंटिंग्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये सोरा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है जो कि असम से आती है, हो सकता है। इट इज असेंशियली अ वॉल म्यूरल पेंटिंग्स, ये दीवारों पे करे जाने वाली एक म्यूरल पेंटिंग है। सोचें, चलिए देखिए, म्यूरल पेंटिंग होती भी वही है जो कि दीवारों पे करी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है क्योंकि सोरा भी इसी के अंडर आती है। ये सोरा ट्राइब के द्वारा करी जाती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये ट्राइब कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम ओडिशा, ठीक है। हेंस आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए पर कुछ इस तरीके से दिखती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोरा पेंटिंग्स के डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है अंगिका आर्ट के बारे में है। पूछा गया अंगिका आर्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या है कि अंगिका आर्ट कौन सी पेंटिंग को कहा जाता है? इस पेंटिंग को अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है। क्या हम चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग की बात करें, पाटिकार पेंटिंग की, मंजूषा पेंटिंग की बात करें या फिर फट पेंटिंग की बात करें? सोचिए। चलिए, तो आपका मंजूषा जो है ये एक इंडियन आर्ट फॉर्म है। दे आर टेम्पल शेप बॉक्सेस कंप्राइजिंग 8 पिलर। दे आर मेड ऑफ बैम्बू, जूट और पेपर से इसे बनाया जाता है। तो पेपर हुआ, जूट हुआ, बैम्बू से इसका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है और इसे अंगिका आर्ट या अंगिका पेंटिंग भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे आपको पेयर्स दिए हैं, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स दी है और ये किस किस राज्य से आती है ये आपको बताए। तो मंजूषा जो है आपका राजस्थान से आती है, फाट पेंटिंग बिहार से, कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश से आती है। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो मंजूषा पेंटिंग जो आपकी है ये आती है बिहार से, ठीक है। फाट पेंटिंग आपकी आती है राजस्थान से, तो ये आपको इंटरचेंज करके दिया, दोनों ही गलत हो जाते हैं। बट यस, कलमकारी ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है और यहाँ पे करेक्ट भी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सी पेंटिंग किस राज्य से आती है, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी पेंटिंग यू शुड नो। द ओरिजिनेशन पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेंटिंग्स के बारे में जो आपको पता ही होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। तो इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को आप समझें और बताएं कि कौन कौन से ये जो प्लेसेस हैं ये म्यूरल पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूप। तो म्यूरल पेंटिंग्स कहां कहां पे पाई जाती है ये आपको बताना है। म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं बेसिकली, वर्ड म्यूरल ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मूरूस, जिसका मतलब होता है वॉल। वॉल मतलब दीवार, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क जो कि किस पे पेंट किया जाता है, जो कि डायरेक्टली दीवारों पे पेंट किया जाता है। सीलिंग्स मतलब छतों पे पेंट किया जाता है, जो कि आपकी अंदर वाली साइड जो छत होती है। एंड लार्ज परमानेंट सर्फेसेस, फ्लैट हो सकते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप के हो सकते हैं, उनके ऊपर जब पेंटिंग करी जाती है दे आर कॉल्ड द म्यूरल पेंटिंग्स। और ये आपको अजंता में भी मिल जाएगी, ये आपको लेपाक्षी में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहां पर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ पेंटिंग्स और उसके ओरिजिनेशन पॉइंट के बारे में बताया है। तो आपको बताना है मेल नहीं खाता है कि कौन सा यहां पे मैच नहीं कर रहा है। पहला है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तमिलनाडु में, थांगका पेंटिंग अरुणाचल प्रदेश से आती है, कालीघाट पेंटिंग बंगाल से आती है एंड पाटकर पेंटिंग जो है आपकी झारखंड से आती है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए लोकेशन मैंने आपको पहले भी बताया काफी इंपॉर्टेंट है और वैसे कल्चरल जो आपका आर्ट एंड कल्चर का पूरा सीरीज रहने वाला है और वैसे भी जब आप बुक भी उठाएंगे ज्यादा कुछ एनालिसिस करने का इसमें रहता नहीं है, ज्यादा चीजें फैक्चुअल होती हैं, आपको याद करनी होती है। लेकिन पैटर्न को समझना काफी जरूरी होता है कि कौन सी जगह पर किस तरीके का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, कौन सी जगह पे किस तरीके की पेंटिंग्स होती है, वहां पे किस किस राजा ने या फिर किस किस सम्राट ने शासन किया, एंड ऑन दैट वेरी बेसिस दैट द पर्सन हु वाज रूलिंग, उसी हिसाब से वहां पर जो आर्किटेक्चर पेंटिंग्स डांस फॉर्म्स हैं वो डेवलप होती हैं। ये चीजें आपको बस समझनी है। तो पैटकर पेंटिंग्स की बात करें तो झारखंड इज करेक्ट, कालीघाट की बात करें तो बंगाल इज करेक्ट, थैंका की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट, बट चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग इज इनकरेक्ट। यहां पे करेक्ट क्या होगा? तेलंगाना, ठीक है। आंसर इज ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली एक स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में है। अपभ्रंश के बारे में पूछा है कि बताएं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। द स्कूल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम गुजरात ओनली, तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिन है गुजरात से ही होता है। मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वर बुद्धिस्ट, ज्यादातर थीम्स जो थे वो बुद्धिस्ट नेचर के थे। पेंटिंग्स वर मेड ऑन पाम लीव्स, जो पेंटिंग्स है वो पाम लीव्स के ऊपर बनाई जाती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट जो है जैन स्कूल ऑफ आर्ट माना जाता है, तो ज्यादातर जो पेंटिंग होगी वो भी जैन थीम की होंगी, बुद्धिस्ट नहीं होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है, और जैसे ही सेकंड आपकी इनकरेक्ट होती है आप बी और डी को जल्दी से एलिमिनेट कर दें। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, या पहली स्टेटमेंट ठीक होगी या तीसरी स्टेटमेंट ठीक होगी। द स्कूल इज कंसिडर्ड द काउंटर पार्ट ऑफ पाला स्कूल। पाला स्कूल का काउंटर पार्ट क्यों इसे कहा जाता है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर डिस्कशन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, नेटमॉक के प्लेटफॉर्म पे, तो डिस्कशन में जरूर बताइएगा। काफी इजी है, पाला किसको फॉलो करता था, तो वहां से उसी तरीके से अपभ्रंश जो है वो जैन्स के लिए, ऐसे ही पाला किसके लिए ये आप बताइएगा। जो डेवलपमेंट है पूरे के पूरे स्कूल की मेवाड़ और गुजरात में हुई है 11वीं से 15वीं सेंचुरी के बीच में, तो गुजरात ओनली इज इनकरेक्ट। पेंटिंग्स जो है पाम लीव्स पे करी जाते हैं, ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो मेवाड़ एंड गुजरात 11वीं से 15वीं सेंचुरी के बीच में, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पेंटिंग्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स को लेकर 3 ऑप्शन दिए। द साइज ऑफ पेंटिंग्स बिकेम लार्जर ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो साइज जो था वो काफी बड़ा हो गया था। रेड कलर जो था एब्सेंट था, रेड कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, हो सकता है। कॉमन सीन्स डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स इज अ ग्रुप ऑफ हंटिंग, ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड राइडिंग सीन्स, तो इसके अंदर जो ज्यादातर चीजों का यूज किया जाता था वो हंटिंग, ग्रेजिंग एक्टिविटीज का यूज किया जाता था, और इसी तरीके को ही दर्शाया भी जाता था। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। पेंटिंग्स जो थी उनका साइज बात करें जाए लार्जर नहीं होता, रादर छोटा हो गया था, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। रेड कलर का एब्सेंस नहीं था, रादर रेड कलर को बहुत ज्यादा देखा गया था ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। यस, कॉमन सीन्स में क्या दिखाया गया था, हंटिंग, ग्रेजिंग एक्टिविटीज, राइडिंग सीन्स जो थे ये सब चीजें ज्यादा दिखाई गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली द थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है। चलिए, द बुक कामसूत्रा वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, वात्स्यायन मलंगा के द्वारा, अक्सपाड़ा के द्वारा, भावभूति के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा। देखिए वेरियस बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि वराहमिहिर ने भी बुक्स लिखी हैं, मैथ्स के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, फिलोसफीज के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जिसके ऊपर पहले भी पीसीएस में बुक्स के बारे में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वो तो हम कवर करेंगे ही। अदरवाइज भी जैसे जैसे हम बुक्स में चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट बुक्स आती जाएगी उसे कवर करते रहेंगे। यहाँ पे आंसर इज वात्स्यायन। क्वेश्चन पूछने का रीजन कई बार खाली वात्स्यायन की जगह मालंगा भी दिया है, तो भी आपको पूरा नाम जो है वो पता होना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ही इज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पेंटर्स एंड वाज डब्ड एज द राफेल ऑफ द ईस्ट। तो किस पेंटर की बात करी जा रही है, क्या एमएफ हुसैन की बात कर रहे हैं, राजा रवि वर्मा की बात करें, नंदलाल बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, सोचिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे राजा रवि वर्मा जी की बात करी जा रही है। काफी ग्रेटेस्ट पेंटर थे, राफेल ऑफ ईस्ट के बारे उनको कहा जाता है। इनके बारे में वैसे हमने और भी क्वेश्चंस आगे के लेक्चर में बनाए, तो वहां पे इनके बारे में और भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा अपने ग्रेट और यूनिक स्टाइल के लिए वो जाने जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू बाजार पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाजार पेंटिंग्स को लेकर है, पूछा गया कौन सी बातें उनको लेकर सही है। बाजार स्कूल टुक इंडियन इन्फ्लुएंस, तो जो बाजार स्कूल है इसके ऊपर इंडियन स्कूल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादातर देखा जा सकता है। द स्कूल वॉज प्रेवलेंट ओनली इन बंगाल, बंगाल के अंदर ये प्रेवलेंट था, वहां पर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, चलिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए, द बाजार स्कूल टुक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम रोमन एंड ग्रीक, तो रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर देखा जा सकता है, ना कि आपका इंडियन इन्फ्लुएंस। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। द स्कूल वॉज प्रेवलेंट इन बंगाल एंड बिहार, बंगाल बिहार दोनों जगह पे इन्फ्लुएंस जो वो देखा जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हो जाती हैं। चलिए, बाजार स्कूल में पेंट क्या किया जाता था वो एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां पर
ये देख सकते हैं जो बाजार है उनकी लोकेशन और वहां पे क्या एग्जिस्ट करता था वो चीजें यहाँ पे दिखाई जाती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू मैसूर पेंटिंग्स। मैसूर पेंटिंग्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है, पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मेजर थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज डिपिक्शन ऑफ बुद्धिज्म कल्चर या बुद्धिस्ट कल्चर। तो मेजर जो थीम था इसके अंदर बुद्धिस्ट कल्चर को दर्शाया जाता था मैसूर पेंटिंग्स के अंदर, हो सकता है। दे यूज द गैसो पेस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम। तो एक पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था जिसको गैसो पेस्ट कहा जाता था और इसमें जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, गैसो पेस्ट का यूज किया जाता था। गैसो स्टाइल के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, जिसमें जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम को मिलाकर ये पेस्ट बनाया जाता था और उसके बाद पेंटिंग करी जाती थी। लेकिन मेजर थीम जो है इस पेंटिंग का वो क्या है, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए इसका एक नमूना मैसूर पेंटिंग किस तरीके से दिखती थी, कुछ इस तरीके से मैसूर पेंटिंग्स को ड्रॉ किया जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछ रहा है द स्कूल इज फेमस फॉर स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। द मराठा रूलर्स पैटर्नाइज थीम ड्यूरिंग द 18th century. These paintings are unique as they are mostly created on glass and board. तो इन पेंटिंग्स को ग्लास और बोर्ड पे किया जाता था। मराठा रूलर्स ने इनको पैटर्नाइज किया, प्रोटेक्ट किया। डेकोरेटिव स्टाइल की पेंटिंग थी, स्पेशल स्टाइल को फॉलो किया जाता था। क्या हम वर्ली पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, तांजोर पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं या फिर कंपनी पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं? सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे हम तंजौर पेंटिंग की बात करें। एक ऐसी पेंटिंग थी जिसे कि ग्लास के ऊपर, बोर्ड के ऊपर किया जाता था और यहां पे पैटर्नाइज किया गया था मराठा रूलर्स के द्वारा इन पेंटिंग्स को, और ये अपनी स्पेशल स्टाइल, डेकोरेटिव स्टाइल के लिए काफी फेमस था और काफी ज्यादा जाना जाता था, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू फट पेंटिंग। तो यहां पे बताना है कि फट पेंटिंग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन झारखंड। तो झारखंड में ये प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है। ये एक स्क्रोल टाइप की आर्ट है बेसिकली। एक जैसे आपने देखा होगा ना पुराने टाइम में, अगर आपने रामायण महाभारत देखी है तो कोई भी किंग के पास एक कुछ आता था दूसरे किंग की तरफ से, तो उसके जो आगे द्वारपाल खड़े होते थे वो उस तक एक इस तरीके का कुछ स्क्रोलिंग का डिवाइस जो था वो पकड़ाते थे, जिसको ओपन करके कुछ चीजें उस पर लिखी होती थी। तो पेंटिंग्स में भी कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप इसको खोलते हैं तो कुछ यहां पर इस तरीके से इसमें कुछ आकृतियां जो है वो ड्रॉ होती है। ठीक है, और इसमें एक स्टोरी भी फॉलो करी जाती है। ठीक है, तो हो सकता है ये उसी टाइप की पेंटिंग, और पेंटिंग इज डन ऑन वॉल्स यूजिंग रेड ओक्रे कलर। तो यहां पे रेड कलर का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि स्क्रोल टाइप की पेंटिंग है। देखिए स्क्रोल होगा तो ये इस तरीके के स्क्रोलर पे करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया था। ये स्क्रोलर या तो पेपर का हो सकता है या फिर क्लॉथ का हो सकता है। ठीक है, या फिर ये कह रहे हैं कि वॉल्स पे करे जाते हैं। देखिए दोनों टाइप की पेंटिंग्स हो नहीं सकती, क्योंकि या तो वो स्क्रोल टाइप की पेंटिंग होगी या फिर वो वॉल के ऊपर करी जाएगी। दोनों देने का रीजन ये है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। इस तरीके की स्टेटमेंट जब आती हैं तो मैं आपको बेशक से कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहीं से ही आपकी एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। तो वैसे भी देखिए सेकंड थर्ड दोनों एक जगह तो हो नहीं सकते, तो सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया। और जब सी और डी को एलिमिनेट किया, क्योंकि 2 और 3 साथ में नहीं हो सकते, तो इट मीन्स बाकी बची स्टेटमेंट को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाय डिफॉल्ट दोनों में है वो तो करेक्ट हो ही जाता है। ये स्क्रोल टाइप की पेंटिंग है। ठीक है, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि उसी के बाद हमें आंसर का पता चलेगा। फट पेंटिंग मैंने लास्ट में भी बताया था, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज दिस थिंग। राजस्थान के अंदर ये प्रीडोमिनेंटली फाउंड करी जाती है। तो पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूं कुछ इसका इंस्टेंस, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए, सो दिस इज द इंस्टेंस ऑफ फट पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बात करी जा रही है टैंका पेंटिंग प्रेजेंटली बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कहां पे ये टैंका पेंटिंग जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पहला है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल। फिर है कर्नाटका, असम, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, हिमाचल, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। सोचिए,
चलिए देखिए, पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इवन तो बाकी सारे प्लेसेस भी काफी जगह पे करेक्ट दिए गए, लेकिन सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश, यहां पर इस पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। बाकी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं या बाकी ऑप्शंस भी करेक्ट है, लेकिन वो उतने ज्यादा करेक्ट नहीं है जितना ज्यादा ए करेक्ट है। तो आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आंसर जो है ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन ए इज द बेटर वन, आपको वही चूज करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे यूपीएससी यही देखता है, कई बार आपको कंफ्यूज इस तरीके से करेगा कि बाकी ऑप्शंस भी ठीक होंगे लेकिन वो बेस्ट नहीं होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, The unique part of these paintings is that they had 2 or more figures in each painting and one figure is predominates all other in size, color. Choose the correct one. तो यूनिक पार्ट इस पेंटिंग का क्या है, दैट यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा फिगर्स है इन ईच पेंटिंग्स एंड वन फिगर जो है वो प्रीडोमिनेट कर रही है बाकी सभी पेंटिंग्स को साइज के हिसाब से, ठीक है। तो क्या हम मॉडर्न पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, कंपनी पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, मैसूर पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, या फिर तांजोर पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, सोचिए। चलिए तो यहां पे हम बात करें तांजोर पेंटिंग्स की, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इसका एक इंस्टेंस मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पेट्रोग्लिफ के बारे में पूछा गया। पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं? दीज आर द प्री हिस्टोरिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दीज आर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, या फिर प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं ये, और दे आर प्री हिस्टोरिक अर्बन प्लानिंग स्कीम्स। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए सो आंसर हमारा है पेट्रोग्लिफ्स जो है, दीज आर द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन द रॉक्स, रॉक्स के ऊपर जो चट्टानें होती थी उनके ऊपर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था, एंड दीज रॉक्स एनग्रेविंग्स वर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। और जो एनग्रेव किया जाता था चट्टानों के अंदर, उसे क्या कहा जाता था, उसे पेट्रोग्लिफ कहा जाता था। चलिए अब मत भूलिएगा, देखिए थोड़ी सी टर्म इस तरीके की, जैसे आपने यहाँ पे चट्टान पे देख रहे हैं रॉक के ऊपर कुछ एनग्रेव करके आकृतियां बना रखी हैं, इस तरीके की पेंटिंग्स को कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। तो ये एक टर्म है जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अजंता के पेंटिंग्स को लेकर पूछ रहा है कि बताएं अजंता के पेंटिंग्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा, देखिए गलती मत करिएगा, मुझसे भी होने वाली थी, मैं करेक्ट पढ़ रहा था इसको, जबकि ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है द वॉल्स ऑफ द केव्स हैव ओनली म्यूरल पेंटिंग्स। यहाँ पे आपको म्यूरल पेंटिंग्स ही मिलती हैं जो कि अजंता की वॉल्स है। दे यूज ओनली टेम्पेरा स्टाइल, टेम्पेरा स्टाइल को ही इस्तेमाल किया जाता है। द कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स क्या है, जैन्स एंड बुद्धिज्म। सोची फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो यहां पर अजंता के पेंटिंग्स की बात करें तो यहां पे आपको म्यूरल पेंटिंग भी मिल जाती है और फ्रेस्को भी मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेस्को म्यूरल दोनों तरीके की पेंटिंग्स है, ओनली की वजह से गलत हो जाता है। टेम्पेरा स्टाइल सिर्फ ओनली टेम्पेरा स्टाइल नहीं है, यहां पर आपको बाकी के जो स्टाइल्स है वो भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको म्यूरल और फ्रेस्को के बारे में बताया, उनका भी इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। बट यस, यहां पे कॉमन जो थीम बताया गया वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमन थीम्स जो वेरी करते हैं पेंटिंग्स के अंदर, वो जातका स्टोरीज ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा जो है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। बेसिकली अजंता की खासियत है कि यहाँ पे जैन, बुद्धिस्ट एंड हिंदू जो थीम्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गलत बताना था आपको, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जोगीमारा केव्स। ये कहां पर लोकेट करती हैं, तो क्या ये बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, सोचे। चलिए जोगीमारा केव जो है आंसर इज सी, छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेट करते हैं। सो दिस इज हाउ दे लुक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वात्स्यायना इन हिज बुक कामसूत्रा मेंशन्ड अबाउट 6 मेन लिम्स और षडंगा ऑफ पेंटिंग्स मैच। बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ टर्म्स दे रखी है और ये टर्म्स जो होती हैं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, और राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला है वर्णिका भंग, मतलब इमर्जन ऑफ इमोशन। देन है लावण्य योगम, प्रपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट। देन है आपका सदृश्यान, पोर्ट्रेल ऑफ लाइकलीनेस। एंड देन है आपका प्रमाणम, वेराइटी ऑफ फॉर्म। आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्टली मैच कर रहा है, और उसके बाद फिर मैं आपको हर किसी का यहां पे करेक्टली मैच जो है वो दिखाने वाला हूं, सोचिए। चलिए
सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो आपका सदरी सियान है, पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकनेस ऑफ द या लाइकलीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब वन बाय वन देखते हैं बाकी सबका क्या मतलब है। वर्णिका भंगा जो है ये है मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द इफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग, तो इसके अंदर कलर्स को मिक्स किया जाता है। आपका लवण्य योगनम जो है ये इमर्शन ऑफ इमोशंस है, ठीक है, तो ये इमर्शन ऑफ इमोशंस क्या है, लवण्य योगनम, और यहां पे आपका कलर का मिक्सचर है। अब बचा क्या, प्रमाणम, प्रमाणम क्या है, प्रपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स, जो कि आपका लवण्य योगनम में दिया है, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि टर्म्स जो होती है ना वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो कोई भी टर्म इसमें से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू सीतनावासल केव पेंटिंग्स। तो केव पेंटिंग्स को लेकर 3 आपको यहां पे स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो केव पेंटिंग्स है सीतनावासल ये तमिलनाडु में लोकेट करती हैं। दीज फेमस रॉक कट केव्स आर नोन फॉर द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट टेम्पल। ये भी हो सकता है द पेंटिंग्स आर ओनली ऑन द वॉल्स, तो वॉल्स के ऊपर ये पेंटिंग्स को बनाया गया है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए सबसे पहले तो जो आपका सीतनावासल केव पेंटिंग है इसकी जो लोकेशन दी है दैट इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये बिल्कुल करेक्ट है, परंतु पेंटिंग्स आर नॉट ओनली आर मेड ऑन द वॉल्स बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग्स एज वेल एज ऑन द पिलर्स। तो पेंटिंग्स जो है वो सिर्फ दीवारों पे नहीं, सीलिंग्स के ऊपर भी और पिलर्स के ऊपर भी बनाई गई है, तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड दीज फेमस रॉक कट केव्स आर नोन फॉर पेंटिंग्स इन द जैन टेम्पल। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो गलत दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पर्सनैलिटी को लेके है। बताया गया ही वॉज नेचुरलिस्ट बाय नेचर एंड प्रिफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना की पेंटिंग्स को पसंद किया करते थे, नेचुरलिस्ट थे। ही एम्फोसाइज्ड ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रेट पेंटिंग्स। तो यहाँ पे नेचुरलिज्म जो थी उसको लेके आए थे वो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स के अंदर। किसकी बात करी जा रही है, अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की। सोचिए। चलिए तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जहांगीर की, यहां पर बात करी जा रही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरलिस्ट थे और पेंटिंग्स के अंदर भी वो नेचुरलिज्म फ्लोरा फोना को दिखाने की काफी कोशिश किया करते थे। बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ही वॉज द फेमस पेंटर। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो। तो फेमस पेंटर थे। सम ऑफ हिज फेमस वर्क के अंदर लेडी इन मूनलाइट, मदर इंडिया भी शामिल है। आप उस फेमस जो यहाँ पे पेंटर है उनका नाम बताएं। एमएफ हुसैन की बात कर रहे हैं, एसएच रजा की बात कर रहे हैं, राजा रवि वर्मा या फिर फ्रांसिस न्यूटन सोजा की बात कर रहे हैं। सोचिए। तो फेमस पेंटिंग्स के अंदर मदर इंडिया है, मूनलाइट है। सोचें किस पेंटर की बात यहां पे करी जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज राजा रवि वर्मा। सी इज द करेक्ट आंसर। उनकी कुछ पेंटिंग्स के नमूने आप देख सकते हैं यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्नेक पेंटिंग। स्नेक पेंटिंग इन चारों में से किसे कहा जाता है। चलिए तो स्नेक मोटिव्स जो थे इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था। इसकी हर पेंटिंग में जो इस पर्टिकुलर टाइप से निकलती थी यहां पे स्नेक्स का इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको एक इंस्टेंस भी दिखाऊंगा इसका। मंजूषा आर्ट या फिर मंजूषा कला कहा जाता है, उसी स्नेक पेंटिंग्स के तौर पे भी रेफर किया जाता था बाय फॉरेनर्स, बिकॉज इसके अंदर काफी सारे स्वर्लिंग स्नेक्स जो होते थे वो पेंटिंग्स के अंदर अलग अलग तरीके से दिखाए जाते थे। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इवन दिस इज द मंजूषा पेंटिंग जिसके अंदर आपको स्नेक्स जो है अलग अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि द टर्म समव सरन के बारे में पूछ रहा है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किससे रिलेट करती है। ये बेसिकली जैन रिलीजन के अंदर इंपॉर्टेंट सीन को बताती है, वैष्णव के इंपॉर्टेंट सीन्स को बताती है, इंपॉर्टेंट सीन बुद्धिस्ट रिलीजन या फिर हिंदू रिलीजन के अंदर के जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दृश्य है उनको बताती है। सोचिए। चलिए समव सरना इज अ स्पेशल ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल, जैसे मैं आपको नेक्स्ट इमेज में दिखाने वाला हूं। दिस वाज द ऑडियंस हॉल, काफी ब्यूटीफुली बनाया गया था। वेयर तीर्थंकार्स, और जब तीर्थंकार्स की बात होती है तो हम ऑफकोर्स जैनिज्म पे आ जाते हैं। तीर्थंकार्स यूज्ड टू डिलीवर देयर सरमन्स, जहां पे जो तीर्थंकार होते थे अपने उपदेश दिया करते थे आफ्टर दे रीच द रियलाइजेशन। जब उनके अंदर एनलाइटनमेंट आ जाती थी, रियलाइजेशन आ जाती थी, उसके बाद अपने जो सरमन्स होते थे वो यहां पे दिया करते थे समव सरना, जो कि एक ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल था। बुल्स, एलिफेंट्स, अप्सरास एंड गॉड गैदर्ड इन द ऑडियंस हॉल टू विटनेस द ग्रैंड सीन। तो ऐसा भी यहां पर बताया जाता है। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में सेंटर में तीर्थंकार है और आसपास देख सकते हैं लोग जो है वो बैठे हुए हैं। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। बादामी केव टेम्पल्स आर सिचुएटेड एट, बादामी केव टेम्पल्स जो है वो कहां पे सिचुएट करते हैं? तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर महाराष्ट्र के अंदर? सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, बादामी केव टेम्पल्स जो हैं दे आर फेमस फॉर इट्स स्क्रिप्चर्स, दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग्स। ठीक है, तो यहां पे काफी सारी हिंदू पेंटिंग्स भी आपको मिल जाती है, ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स जो दीवारों के ऊपर करी जाती है वो भी मिल जाती है। और ये कहां पे लोकेट करते हैं? दे आर इन कर्नाटका। बादामी केव टेम्पल्स आर फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर, अपने स्कल्पचर के लिए काफी फेमस है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट इमेज में दिखाने वाला हूं। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, म्यूरल पेंटिंग्स भी यहां पे करी जाती है, वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा। जो स्कल्पचर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको, और यहाँ पे पिलर जो देखेंगे इस पे भी काफी अच्छी नक्काशी का जो काम है वो काफी इंट्रिकेटली किया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पाला स्कूल ऑफ आर्ट। पाला स्कूल ऑफ आर्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है द proponents of Vajrayana school of Buddhism also used and patronized these paintings। तो यहाँ पे पाला स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो पेंटिंग्स थी उसको किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया? द प्रोपोनेंट्स ऑफ वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के जो यहाँ पे प्रोपोनेंट्स थे उनके द्वारा इसे पैट्रोनाइज किया गया। द प्रोमिनेंट पेंटर्स इसके अंदर कौन थे? इसके अंदर प्रोमिनेंट जो काफी फेमस पेंटर्स थे उसमें धीमान का नाम आता है एंड विटपाला का नाम आता है। दे आर लोनली सिंगल फिगर्स, तो यहाँ पे लोनली सिंगल फिगर्स के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पेंटिंग्स के अंदर सिंगल फिगर्स को, लोनली सिंगल फिगर्स को दर्शाया जाता था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले तो यस, जो प्रोपोनेंट्स ऑफ वज्रयाना स्कूल थे बुद्धिज्म के उनके द्वारा इसे पैट्रोनाइज किया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। पेंटर्स के जो नाम बताए, जो फेमस पेंटर्स थे उसमें धीमान एंड विटपाला है, वो भी करेक्ट है। और यस, अकेली आकृतियां इसके अंदर दर्शाई गई हैं। दीज पेंटिंग्स आर जनरली फाउंड एज ए पार्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन पाम लीफ और वेलम। तो इनको पाम लीफ के ऊपर बनाया गया था ज्यादातर, तो ये चीज भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर ध्यान रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा डी। मैं आपको एक बार इसका एक एग्जाम्पल जो है वो दिखा देता हूं। चलिए, तो आपको लोनली फिगर्स यहां पे दिख रही होंगी। चलते हैं आज की 9th क्वेश्चन के ऊपर, पर्सनैलिटी को लेकर है। दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी डिड नॉट एनकरेज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को ज्यादा उन्होंने नहीं एनकरेज किया। लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग, जब पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज नहीं किया जाएगा, जो आर्टिस्ट होंगे वो जाना शुरू कर देंगे, और वही चीज हुई ड्यूरिंग हिज रीन। देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स जो थी वो काफी हद तक कम हो चुकी थी। क्या हम बाबर की बात कर रहे हैं, जहांगीर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? सोचिए। चलिए, तो यहां पे वैसे एक्सपेक्टेड था ये चीज, औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देते थे। औरंगजेब डिड नॉट एनकरेज पेंटिंग्स। लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर्स जो थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, और वो राजस्थान की प्रोविंशियल कोर्ट में उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब औरंगजेब की कोर्ट में उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था, तो पैसा कौन देगा, पैट्रोनाइज कौन करेगा, कोई उस चीज में रुचि ही नहीं रखता था, तो डेफिनेटली उन्होंने राजस्थान में जाना ज्यादा मुनासिब समझा। और यहाँ पे आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना। अब ये किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात करी जा रही है, ये आपसे पूछा गया। क्या अकबर के द्वारा ऐसा किया गया था, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देखिए, क्योंकि हम औरंगजेब की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में समझ चुके हैं कि उनको ये तस्वीर वगैरह पेंटिंग वेंटिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया करते थे। इसी वजह से डी को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपका कॉम्पिटिशन है वो एबीसी के बीच में है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, किसने तस्वीर खाना बनवाया होगा? चलिए, सो अकबर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू द पेंटिंग्स एंड स्क्राइबिंग ऑफ हिज डॉक्यूमेंट। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखवाना और पूरा का पूरा तस्वीर खाना बनाना, एक पूरा डिपार्टमेंट जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए अकबर विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इनके टाइम में दसवंत से लेके बसवंत, केशु, ये काफी फेमस पेंटर्स हुआ करते थे। चलिए, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे आपको सिटीज के नाम दिए हैं, राइट साइड पे आपको वेरियस क्राफ्ट के नाम दिए हैं, और आपसे पूछा कि कौन सी सिटी के अंदर कौन सी क्राफ्ट को प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे हैदराबाद के सामने दिया है पंचकोरा, पटना के सामने दिया है ग्लास बीड्स, फिरोजाबाद के सामने ग्लास शैंडलियर, और सहारनपुर के आगे चूड़ी का जोड़ा। सोचिए। चलिए, सी ग्लास इंडस्ट्री के काफी सारे फैसेट्स हैं, काफी सारे डायमेंशन है, बट द मोस्ट फेमस वन इज ग्लास बैंगल्स, जो कि काफी एक्सक्विजिट टाइप की आपको हैदराबाद में मिलेगी, जिसे चूड़ी का जोड़ा कहा जाता है। सो हैदराबाद इज एसोसिएटेड विद चूड़ी का जोड़ा। सो फर्स्ट जो है वो डी से एसोसिएट करता है। ठीक है, सेकंड की बात करें ग्लास शैंडलियर की, वो फिरोजाबाद में काफी फेमस है। सो ये ऑलरेडी मैच है यहाँ पे। पटना में ग्लास क्या आता है बताएं, पटना में क्या मिलेगा आपको? पटना किस चीज के लिए फेमस है और सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है? तो ग्लास यूपी जो सहारनपुर सिटी है वो प्रोड्यूस करता है पंचकोरा, जिसे ग्लास टॉयज भी कहा जाता है। तो यहां पे आप सहारनपुर को पंचकोरा से
मैच करें और पटना जो है वो ग्लास बीड्स वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और काफी डेकोरेटिव ग्लास बीड्स जिसको कि टिकुली कहा जाता है, टिकुली कहा जाता है, ये ग्लास बीड्स वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए ग्लास बीड्स, टॉयज आपको सब दिख जाएंगे। चलिए जस्ट अ सेकेंड, दोबारा देखिए एक बार। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बात करता है तिरुपति डॉल्स को लेकर पूछा गया। तिरुपति डॉल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है त्रिपुरा के अंदर ज्यादातर ये डॉल्स जो है पाई जाती हैं एंड ब्यूटीफुल डॉल्स जो है वो लाल लकड़ी की, रेडवुड की बनी होती हैं। सोचिए। चलिए देखिए, इन द एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड टॉयज जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते थे, जैसे कि हमने शुरुआती दौर में एनसीईआरटी के लेक्चर्स में भी देखा है। क्ले के भी होते थे, पेपर के भी होते थे और पेंटेड वुड के भी बनाए जाते थे। ठीक है, यहां पे बात करी जाए तिरुपति डॉल की, तो ये आंध्र प्रदेश में क्वाइट प्रेवलेंट है, त्रिपुरा में नहीं। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस इट इज मेड अप ऑफ रेडवुड, लाल लकड़ी की बनी होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखते देख सकते हैं आप तिरुपति डॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबारी हाथी को लेकर है, पूछा कि अंबारी हाथी इज ए पॉपुलर टॉय ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन से राज्य का ये एक फेमस, आप कह सकते हैं एक टॉय के तौर पे जाना चाहता है? क्या आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरला का है या फिर कर्नाटका का है? सोचिए। चलिए देखिए, कोंडापल्ली करके जगह है, कोंडापल्ली, इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। और वहां पे अंबारी हाथी, अभी आपको एक इमेज में दिखाऊंगा, वहां की लोकल सॉफ्ट वुड होती है, काफी नरम वहां की लकड़ी होती है, जिसका नाम है पोंकी। इस पोंकी का इस्तेमाल करके इस तरीके के टॉयज को बनाया जाता है। देख लीजिए एक बार किस तरीके से दिखता है। सो सॉफ्ट वुड का ये टॉय है, आंध्र प्रदेश, कोंडापल्ली, याद रखिएगा। यहाँ पे आप हाथी देख सकते हैं जो कि शेर के ऊपर चढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि पेंटिंग ऑन आइवरी को लेकर है। कौन सा राज्य, विच इंडियन स्टेट इज वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी? तो कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जो कि आइवरी के ऊपर पेंटिंग करने के लिए जाना जाता है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, केरला या फिर बिहार? सोचें। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ज्यादा हाथी वहां पे नहीं है, लेकिन केरला, वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। तो चांसेस होते हैं कि आइवरी की जो पेंटिंग्स होती होंगी वो ए या सी में से ही कहीं होती होंगी। यहां हमारा आंसर सी है, केरला इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस ऑफ आइवरी कार्विंग जो है ये प्रेवलेंट है सिंस वैदिक पीरियड। तो आज कोई नई चीज नहीं है जो इस तरीके की कारीगरी करी जा रही है, वैदिक पीरियड से ही इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था और तभी से दंत कहा जाता था, दंत, DANT। ठीक है, प्रॉबली इट इज अ सिग्निफायर टू एलिफेंट टस्क, और सोर्स जो है वो आइवरी है, उसके ऊपर पेंटिंग जो है वो करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर दो स्टेटमेंट्स देखिए, आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है जोधपुर इज फेमस फॉर इट्स आइवरी जाली। जोधपुर आइवरी जाली के लिए फेमस है, और जयपुर जो है इट इज फेमस फॉर बैंगल्स मेड ऑफ आइवरी। तो आइवरी की जो बैंगल्स, चूड़ियां बनी होती है, उसके लिए ये फेमस है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, जयपुर जो है मैं आपको दिखा देता हूं दिखता कैसे है। सो दिस इज द जाली एंड दीज आर द बैंगल्स जो कि आइवरी की बनी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, जयपुर किस लिए फेमस है बता देता हूं। जयपुर इज फेमस फॉर इट्स जाली वर्क, जैसे कि आपको आइवरी की बनी हुई जाली मैंने दिखाई थी। और जोधपुर जो है इट इज फेमस फॉर बैंगल्स जो कि आइवरी की बनी होती हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको इंटरचेंज करके दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा था तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। जाली वर्क एक बार देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके का है, और किस तरीके से जो बैंगल्स हैं वो आइवरी की बनी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बतिक आर्ट के बारे में पूछा गया। बतिक आर्ट इज फेमस इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स? तो बतिक आर्ट कौन से राज्यों में फेमस है? केरला में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब? सोचिए। चलिए देखिए, बतिक आर्ट जो है फैब्रिक डेकोरेशन की एक टेक्निक है, जिसमें एक एंड पे फैब्रिक के परमिएट करके उसमें पिघला हुआ वैक्स जो मोम होता है वो डाला जाता है, फिर उस पर डाई लगाई जाती है, और फिर वो बतिक साड़ीज और दुपट्टा जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, रंग बिरंगे मल्टी कलर इसके अंदर साड़ीज और दुपट्टा जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है क्वाइट फेमस, प्रैक्टिस किया जाता है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, गुजरात में भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश निकल के आता है। इट डजंट मीन कि बतिक आर्ट जो है बाकी जगह पे नहीं प्रैक्टिस करी जाती होगी, बाकी जगह पे भी करी जाती होगी, लेकिन इट इज क्वाइट फेमस, मोस्ट फेमस जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कुछ इस तरीके से साड़ी से दुपट्टा जो है वो बनाए जाते हैं।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है फुलकारी वर्क को लेकर है, पूछा गया फुलकारी वर्क इज रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी, कहां पर ये सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, देखिए नाम में ही आ रहा है फूलकारी, मतलब ऐसा काम जो कि फूल से रिलेट करता है, फूल का काम किया हुआ है। ठीक है, फुलकारी का मतलब ये होता है मेकिंग फ्लावर्स। ठीक है, दिस प्रोसेस यूजेस द टेक्निक ऑफ डार्निंग टू क्रिएट कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं वो इसके अंदर बनाए जाते हैं, और कपड़ा जो होता है आपके उसके ऊपर वेरियस पैटर्न्स जो है वो बनाए जाते हैं फूलों के। ये ज्यादातर किया जाता है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर एंड दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जो फ्लावर्स के पैटर्न होते हैं वो देख लीजिए, पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देख सकते हैं आप, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से आपको फुलकारी आर्ट दिख जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है मुजादीस के बारे में। क्या है ये? कोई लेदर फुटवेयर है, अ टाइप ऑफ लेदर फुटवेयर, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, किसी टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, टाइप ऑफ वुडन क्राफ्ट है, या फिर नन ऑफ द, कोई नई चीज है, कुछ और ही चीज है। सोचिए। चलिए देखिए, जयपुर और जोधपुर, जयपुर एंड जोधपुर में मुजादीस जो है काफी फेमस है। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेदर फुटवेयर, एक अलग ही टाइप के लेदर फुटवेयर है, तो आंसर आपका हो जाता है ए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। मुजादीस के बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। जयपुर जोधपुर जो है इसको भी याद रखिएगा, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट साइड पे बेसिकली आपको ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज जो है उसके नाम दिए हैं, राइट साइड में आपको राज्यों के नाम दिए हैं। द स्टेट्स नेम्स आर गिवन। तो पहला है नौवारी जो कि छत्तीसगढ़ से आता है, हो सकता है बोमकई तमिलनाडु से आता है, मे बी कॉनरेड उड़ीसा से आता है, कोसा महाराष्ट्र से आता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, नौवारी जो है आपका ये आता है महाराष्ट्र से। ठीक है, बोमकई कहां से आता है? बोमकई इज फ्रॉम उड़ीसा। कॉनरेड जो टाइप है वो आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी, और कोसा आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप की साड़ीज और जो रीजनल एरियाज है उनके वो एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, वो आंसर आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन मानवती आर्ट को लेकर पूछा गया। मानवती आर्ट विच इन्वॉल्व्स डेकोरेटिंग आर्टिकल्स विद कैमल स्किन इज फेमस है। तो जो मानवती आर्ट है जिसमें डेकोरेटिंग आर्टिकल्स जो है बेसिकली कैमल स्किन का यूज इसके ऊपर किया जाता है, वो कहां पे ज्यादा फेमस है? लखनऊ के अंदर, आगरा, भोपाल या फिर बीकानेर? सोचें। चलिए देखिए, इट इज अ मेजर टेक्निक ऑफ आर्ट ऑन लेदर विच इज प्रैक्टिस्ड इन बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के अंदर बेसिकली लेदर के ऊपर ये जो आर्ट है वो बनाई जाती है, टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसे मानवती आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, विच इन्वॉल्व डेकोरेटिंग आर्टिकल्स विद कैमल स्किन, जिसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, और वो भी किससे? कैमल स्किन से, जो ऊंट की खाल होती है, ऊंट की जो स्किन होती है उससे ये किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं, एक पहली अमेजिंग एक टेक्निक थी जिसके थ्रू फाइन कॉपर ब्रास वायर जो होती थी उससे पैटर्न्स क्रिएट करे जाते थे, और मेटालिक बेस के ऊपर ये पैटर्न्स क्रिएट करे जाते थे। इस टेक्निक को क्या कहा जाता था? कैसे दिखती है ये? फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से इंट्रिकसी के साथ पैटर्न्स को क्रिएट किया जाता था ब्रास वायर से, कॉपर वायर से, उसको क्या कोफ्तागिरी कहा जाता था, तरकशी कहा जाता था, नक्काशी, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए देखिए, तरकशी मैंने अपने टॉपिक में भी बताया था कि हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तरकशी या तारकशी। ठीक है, तो तार जो होती है आपकी ब्रास वायर, कॉपर वायर जो है, उसी से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम तार की बात करें, और इसको किस तरीके से पैटर्न में डाला जाता था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जो इसकी एक इंट्रिकेसी या फिर इंट्रिकेट जो इसकी एक एम्ब्रॉयडरी इसके थ्रू करी जाती थी, वो आप एक पिक्चर के थ्रू समझिए, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए देखिए एक बार, कुछ इस तरीके से जो कॉपर वायर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता था। चलते हैं, ये तारकाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। मुजादीस जो हैं वो जयपुर से आती हैं, महाराष्ट्र से कोल्हापुरी चप्पल्स आती हैं, पंजाब में जुत्तीस फेमस है, या फिर आपको बताना है सारे के सारे ही करेक्टली मैच करते हैं। तो आपको वैसे बताना था कि नॉट करेक्टली मैच। देखिए, कहीं पे करेक्टली मैच होगा, कहीं पे नॉट करेक्टली मैच होगा। आपको रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है और मिसरीडिंग की वजह से क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो यहां पर देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था मुजादीस जो है वो जयपुर और
आपके जोधपुर के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे जो पहली जो है ये तो करेक्टली मैच करता है, महाराष्ट्र कोल्हापुरी चप्पल्स फेमस है, बिल्कुल ठीक है। पंजाबी जो है पंजाब के अंदर जुत्तीस फेमस है, तो इसमें से इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ध्यान रखिएगा डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहे द टर्म अच्छेदार कातम बांध आजली पिंजरा रिलेटेड टू, ये जो टर्म्स हैं ये किससे एसोसिएट करते हैं? क्या ये कोई वुडन वर्क है, लकड़ी का किया हुआ कोई काम है, लेदर प्रोडक्ट से रिलेट करता है, ये स्टोन वेयर्स हैं, पत्थर से बनी हुई कोई चीजें हैं, या फिर क्राफ्ट्स फ्रॉम मेटल्स जो धातु होती है उससे बनी हुई कोई चीजें हैं? सोचें इसके बारे में, फिर करेंगे एक डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, कश्मीरी आर्टिस्ट जो हैं दे आर ऑल्सो अडेप्ट ऑफ मेकिंग वुडन हाउसेस। तो आप जानते हैं कश्मीर के अंदर लकड़ी के, और इवन काफी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ठंड ज्यादा होती है, बर्फ गिरती है, वहां पे लकड़ी के घरों का, हाउस बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इवन कश्मीर के अंदर भी वुडन हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है ओइंग टू द कोल्ड, बिकॉज वहां पे जो वेदर है काफी ठंडा है, वेट क्लाइमेट है, दैट इज प्रेवलेंट देयर। और जैसे मैंने बताया कश्मीर जैसी जो दूसरी जगह भी है वहां पर भी लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट वुड वर्क आर द कश्मीरी लैटिस वर्क सच एज अच्छेदार, कातमबांध एंड असली पिंजरा। ठीक है, तो ये जो है लकड़ी के बने हुए जो घर होते हैं उसी से किया गया जो काम होता है, उसी के अलग अलग इंस्टेंसेस हैं, उसी के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज ऑफ इंडिया मैच द फॉलोइंग। तो लेफ्ट साइड पे आपको साड़ीज के नाम दिए हैं, राइट साइड पे राज्यों के नाम दिए हैं, आपको उनको मैच करना है। पोचमपल्ली जो है वो वेस्ट बंगाल से आता है, हो सकता है। पटोला आंध्र प्रदेश, बालूचारी वाराणसी, तांचोई ब्रोकेट्स गुजरात। आपको मैच करना है, सोचें फिर करेंगे डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। पोचमपल्ली की बात करें सो इट कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बी से मैच कर रहा है, और अगर आप सिर्फ एक यही मैच कर लेते तो सीधा ही अपने आंसर पे पहुंच सकते थे, क्योंकि फर्स्ट को बी से मैच कराता हुआ और कोई भी ऑप्शन नहीं है। पटोला कहां से आते हैं अब आपको सीधा आसानी से पता चल जाएगा, पटोला इज फ्रॉम गुजरात। ठीक है, बालूचारी कहां से है, बालूचारी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और आपका तेंचोई ब्रोकेट्स कहां से, वाराणसी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चारों जो सारीज हैं, टाइप्स जो हैं इसकी, वो हमने राज्यों से मैच कर दी हैं, और एग्जाम में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, सो यू हैव टू मैच देम एज वेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है शैमिलामी इज एन एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट विच इज प्रेवलेंट इन। शैमिलामी जो है वो कौन से राज्य के अंदर क्वाइट फेमस है, वहां पे इसे प्रैक्टिस किया जाता है? क्या गुजरात के अंदर किया जाता है, राजस्थान के अंदर, मणिपुर के अंदर, या फिर मिजोरम? किस तरीके से होती है वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये बेसिकली इसमें वीविंग और एम्ब्रॉयडरी जो होती है उसको मिक्स कर दिया जाता है, तो वीविंग को और एम्ब्रॉयडरी दोनों ही कामों को मिक्स करके इसे बनाया जाता है, इसे शैमिलामी कहा जाता है, एंड इट इज क्वाइट फेमस इन मणिपुर। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक नमूना मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू फ्लोर डिजाइन। तो फ्लोर डिजाइन को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहली कहती है सांथियस आर मेड इन महाराष्ट्र टू डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ हाउसेज इन इंपॉर्टेंट ओकेजन। तो जब भी बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो एंट्रेंस जो घर होते हैं उसकी जो एंट्रेंस होती है उसको सजाने के लिए सांथियस जो होते हैं उसको बनाया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है। रंगोली ऑफ महाराष्ट्र यूजेस एलिगेंट शेप्स एंड मोटिव्स लाइक लोटस, स्वास्तिक एटसेट्रा। तो जो रंगोली है महाराष्ट्र की उसमें एलिगेंट शेप्स, मोटिव्स, जिसमें कमल का फूल होता है, स्वास्तिक होता है, ये सब चीजें बनाई जाती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र में जो रंगोली है, यस उसमें एलिगेंट शेप्स, किस तरीके से मोटिव्स और लोटस एंड साथ ही साथ स्वास्तिक का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूं। बट यस ये स्टेटमेंट आपकी है ये करेक्ट हो जाती है। बट सांथियस जो है दे आर मेड इन गुजरात। गुजरात के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें घरों की जो एंट्रेंस होती है इसको सजाया जाता है काफी जब इंपॉर्टेंट ओकेजन होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद गुजरात नॉट महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो मोटिव्स, जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु रोट द मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र दीक्षितर के द्वारा।
रामोशरण के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट जो है इसके अंदर बेसिकली लास्ट सेंचुरी में से कहा जाता लिखा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको लेकर और भी हैं, बट पहले सोचिए आप इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, मत्स्य का मतलब होता है वैसे मछली, फिश। इट इज एन अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, और यहाँ पे उन्हीं को लेकर ही जो इंसिडेंसेस है, कुछ स्टोरीज हैं वो इसके अंदर बताई है। और यहाँ पे इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रामचंद्र दीक्षितार। सो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर आपको दिया है एम्ब्रॉयडरीज के बारे में और बताया है कि कौन कौन से राज्यों से वो एम्ब्रॉयडरीज आती है। ठीक है, आपके सामने है बाघ एम्ब्रॉयडरी, हीर एम्ब्रॉयडरी, साथ ही साथ आपके पास है अक्षिदा, देन है कसूती, और आपके सामने राज्यों के नाम जो है बिहार, कर्नाटका, पंजाब एंड गुजरात है। आपको बताना है कौन सी किस राज्य से आती है, और फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सोचिए। चलिए, देखिए, हमने लास्ट में देखा था फुलकारी, याद है आपको? फूल की कारी, फूल का कार्य कहां से था? पंजाब से। फुलकारी एंड बाघ, ये दोनों ही टर्म जो है ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी से ही एसोसिएट करती हैं, और दोनों ही पंजाब से आते हैं, पंजाब में ही प्रैक्टिस करी जाती है। और वहां पे जो शॉल्स बनाई जाती हैं, जो सर्दियों में हम डालते हैं, उसके ऊपर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी फुलकारी और बागी जो है या बाघ वो करी जाती है। तो बाघ कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम पंजाब। ठीक है, बहुत बार ऐसे लग सकता है कि क्योंकि हीर नाम है वो पंजाबी नाम है, तो लग सकता है कि हीर जो है वो पंजाब से आती होगी, क्योंकि कॉमन सेंस तो हमें यही कहती है। लेकिन हीर, मैंने आपको बताया था कि देखिए हर जगह पे कॉमन सेंस काम नहीं आएगी। कॉमन सेंस के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना जरूर है, लेकिन नॉट विदाउट नॉलेज। नॉलेज नंबर 1 पे लेके जानी है, और साथ ही साथ कॉमन सेंस उसके साथ साथ लेके जानी है। यहाँ पे जो हीर है दैट कम्स फ्रॉम गुजरात। तो फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, इतने में तो शायद आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बी आपका आंसर मिल चुका है। बाकी देख लेते हैं, अक्षिता जो है बिहार से आती है, और कसूती वो कहां से आती है? कर्नाटका से आती है। चलिए, गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिल्वर ज्वेलरी को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू सिल्वर ज्वेलरी। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है गुजरात इज वेल नोन फॉर इट्स सिल्वर एंकलेट्स, जिसको कि पैनरी या फिर पायजाम कहा जाता है, हो सकता है। सेकंड, द बिदरी वर्क डन इन कर्नाटका इज वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। जो बिदरी वर्क है वो काफी ज्यादा फेमस है, कहां पर? कर्नाटका के अंदर। सोचिए इसके बारे में, पैनरी क्या है, पायजाम क्या है, कौन से राज्य से आते हैं, और बिदरी जो वर्क है वो कहां से ज्यादा फेमस है। चलिए, सबसे पहले तो बिदरी वैसे काफी फेमस है, आपने सुना ही होगा, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ा होगा, न्यूज में भी काफी अपीयर करते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया। बिदरी काम जो है वो कर्नाटका के लिए, कर्नाटका से आता है, और वहीं पे काफी ज्यादा फेमस है। जो कि पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि पैनरी या फिर पायजाम जो है वो उड़ीसा से आता है, और इस चीज को फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था। उड़ीसा इज क्वाइट वेल नोन फॉर इट्स सिल्वर एंकलेट्स, जो कि आपके सिल्वर के जो पैरों में डालने वाले एंकलेट्स होते हैं, उसमें पैनरी और पायजाम जो है वहां पे काफी ज्यादा पहने जाते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेप आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बी आपका आंसर हो जाएगा। मैं बिदरी वर्क आपको कुछ दिखा देता हूं, और ये जो पैनरी पायजाम है उसके भी कुछ इंस्टेंसेस फोटो के थ्रू दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज पैनरी पायजाम, जैसे कि आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन। और ये नीचे वाला जो है ये आपका बिदरी वर्क है। ठीक है, दिस इज क्वाइट फेमस इन कर्नाटका। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा गया कि बताएं कौन सी करेक्ट है, कौन सी इसमें सही है। कश्मीर इज फेमस फॉर द फाइन वर्कमैनशिप ऑफ कशीदा एम्ब्रॉयडरी। कशीदा एम्ब्रॉयडरी जो है कश्मीर में प्रैक्टिस करी जाती है और काफी फेमस है। बनारस ब्रोकेड इज फेमस फॉर देयर सिल्वर एंड गोल्डन जरी वर्क ऑन द साड़ीज। साड़ी के ऊपर जो जरी वर्क किया जाता है गोल्डन सिल्वर का, वो बनारस के अंदर क्वाइट फेमस है। हिम्ब्रो मटेरियल वॉज यूज फॉर रॉयल ड्रेसेस एंड शोज। तो जो उस वक्त किंग क्लास जो होती थी, किंगली क्लास जो होती थी, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो किंग्स प्रिंसेस होते थे, उनके लिए जो भी ड्रेसेस बनाई जाती थी उसके अंदर हिम्ब्रो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए कश्मीर, यस, काफी फाइन वर्कमैनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कशीदा एम्ब्रॉयडरी, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा फोटो के थ्रू। दिस इज क्वाइट करेक्ट, ये कश्मीर से आती है। एट द सेम टाइम बनारस ब्रोकेट जो है आपका, वो भी काफी फेमस है सिल्वर और गोल्डन जरी वर्क के लिए, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ हिम्ब्रो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था जब भी रॉयल ड्रेसेस बनाई जाती थी और उनके लिए कुछ शाल्स बनाई जाती थी। तो आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ पे जरी वर्क भी देख लीजिए, और कश्मीर का जो कशीदा एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके शहर में कभी कोई कश्मीर से शॉल्स वगैरह बेचने आता है तो यू कैन एक्चुअली एसोसिएट दिस थिंग कि कौन से टाइप का काम है, और मैंने आर्ट एंड कल्चर में क्या चीज पढ़ी थी उसको लेकर। ठीक है, पूछा गया है एम्ब्रॉयडरीज को लेकर मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड में कुछ एम्ब्रॉयडरीज जो है
उनके नाम दिए हैं, राइट साइड में कुछ राज्यों के नाम दिए हैं और आपको मैच करना है। और इन एम्ब्रॉयडरीज के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाने वाला हूँ। चिकनकारी यूपी, फुलकारी गुजरात, देन धरानिया पंजाब। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, 3 राज्य, 3 तरीके की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, फुलकारी को सबसे पहले आप लीजिए, क्योंकि फुलकारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो, और हमने देखा था फुलकारी पंजाब से आती है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड को सी से मैच कर पाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो या तो ये बी आंसर होगा या डी आंसर होगा, और ए और सी को आप एलिमिनेट कर देते हो। बी और डी में से एक है। मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। चिकनकारी जो है वो कहाँ से आती है? चिकनकारी इस फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश से आती है। एंड आपका जो धरानिया है ये गुजरात से आती है। सो आंसर क्या होगा आपका? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके कुछ इंस्टेंसेस जो हैं वो देख सकते हैं। चिकनकारी, ये फुलकारी आपकी हो गई जो हमने लास्ट में भी डिस्कस करी थी। चिकनकारी भी हो गई, धरनिया भी हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू एम्ब्रॉयडरीज इन इंडिया? एम्ब्रॉयडरीज को लेकर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा। पहली कहती है कंथा एम्ब्रॉयडरी जो है वेस्ट बंगाल उड़ीसा को बिलोंग करती है, हो सकता है। आरी एम्ब्रॉयडरी जो है JNK जम्मू कश्मीर और गुजरात के अंदर करी जाती है। बानी एम्ब्रॉयडरी जो है राजस्थान में करी जाती है। एंड रबारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो गुजरात के अंदर प्रैक्टिस करी जाती है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर आप पहली स्टेप में देखें, कांथा एम्ब्रॉयडरी जो है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में करी जाती है, बिल्कुल ठीक है। आरी एम्ब्रॉयडरी JNK इवन गुजरात के अंदर भी प्रैक्टिस करी जाती है। रबरी जो है वो भी गुजरात में करी जाती है। बानी की बात करें, बानी कहां करी जाती है? इट ऑल्सो बिलोंग्स टू गुजरात, ये भी गुजरात में प्रैक्टिस करी जाती है। और वहां पर लोहाना कम्युनिटी है एक, उनके द्वारा इसे किया जाता है। यूज ऑफ सिल्क फ्लोस फॉर एम्ब्रॉयडरी, तो सिल्क फ्लोस का इस्तेमाल किया जाता है एम्ब्रॉयडरी के अंदर। और ज्योमेट्रिकल मोटिव्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है वो इसके अंदर करी जाती है। और साथ ही साथ ग्लास वर्क भी इसके अंदर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रखी है और सिल्क का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे ग्लास भी यूज किए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सिल्क साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड कलर थ्रेड, तो यहाँ पे सिल्क साड़ी के अंदर जो जरी का काम होता है, गोल्ड कलर थ्रेड जो होता है वो डाला जाता है। एंड यूज ऑफ पैरट, इसके अंदर जो पैरट्स होते हैं उसे मोटिव के तौर पे यूज किया जाता है। दिस एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ये जो एम्ब्रॉयडरी है महाराष्ट्र से आती है। आपको इसका नाम बताना है, क्या ये नोवारी है, पैथानी है, चांदेरी है या फिर तांत है? सोचिए। चलिए, द करेक्ट आंसर है नोवारी, जो कि महाराष्ट्र से आती है। इसके अंदर गोल्ड कलर का थ्रेड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और पैरट को एज अ मोटिव इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ नवारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लेफ्ट साइड में अलग अलग तरीके की पोट्री स्टाइल दिए हैं, राइट साइड में आपको राज्यों के नाम दिए हैं और आपको इसको मैच करना है। खुर्जा पोट्री जो है उसके सामने तमिलनाडु है, ब्लू पोट्री के सामने वेस्ट बंगाल है, सुरई के सामने जयपुर है, एंड कारीगरी पोट्री के आगे यूपी है। सोचिए कौन सी पोट्री को कहां पे प्रैक्टिस किया जाता है, फिर करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो आपकी खुर्जा पोट्री जो होती है कलरफुल और काफी स्टडी, काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और इसे प्रैक्टिस किया जाता है कहां पर? यूपी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर में इस्तेमाल करे जाने वाले जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं उस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं। तो खुर्जा को मैच करें आप यूपी के साथ, तो फर्स्ट का डी सी के साथ है तो आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें भी देख लेते हैं। ब्लू पोट्री देख लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी की ये पोट्री करी जाती है और ये बिलोंग करती है कहां पे? सेकंड का सी है, जयपुर को बिलोंग करती है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुरई कॉमन जगवेयर है, सुराई के बारे में आपने सुना होगा, पुराने सीरियल्स वगैरह में भी ये दिखाई जाती थी। इट बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती है। एंड देन है कारीगरी पोट्री, तो स्पेशल सेंटर है इसके साउथ आर्कोट, जो कि बेसिकली तमिलनाडु के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। चलिए, चारों के जो इंस्टेंसेस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू ब्रॉन्ज क्राफ्ट। ब्रॉन्ज क्राफ्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है डोकरा कास्टिंग। सबसे पहले तो देखिए क्या पूछा गया है, उसको सर्कल में डाली एंड देन ब्रॉन्ज क्राफ्ट को आप अंडरलाइन करें, ठीक है। डोकरा कास्टिंग इज यूज फॉर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ ब्रास। डोकरा कास्टिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? ब्रॉन्ज की जो यहाँ ब्रास के ऑर्नामेंट्स है उसको बनाने के लिए, हो सकता है। डोकरा कास्टिंग बिलोंग्स टू असम, ये असम को बिलोंग करती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, देखिए डोकरा कास्टिंग जो है इसका इस्तेमाल ब्रास के ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ब्रॉन्ज क्राफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए ओरिजिनली इट कम्स फ्रॉम उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। असम इज नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी योर करेक्ट आंसर कंसर्निंग ब्रॉन्ज क्राफ्ट। डोकरा को मत मिस करिएगा, डोकरा कास्टिंग के कुछ इंस्टेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आपको तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए और पूछा गया बताएं कौन सी यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कागजी पोट्री इज अ डेलिकेट पोट्री, थिन एंड स्लाइटली ब्रिटल। जो कागजी पोट्री होती है वो काफी डेलिकेट होती है, काफी पतली होती है और ब्रिटल भी होती है। पोखरा पोट्री इज यूज फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। पोखरा पोट्री जो होती है उसमें घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली आइटम्स को बनाया जाता है। बोथ पोट्री, कागजी एंड पोखरा की बात करें, ये राजस्थान को बिलोंग करती है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, पोखरा तो वैसे भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काफी फेमस है, तो ये राजस्थान में लोकेट करता है, बिल्कुल ठीक है। इवन कागजी पोट्री भी जो है राजस्थान के अंदर प्रैक्टिस करी जाती है। तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे ए और बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर या तो सी होगा या डी होगा। लेकिन यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, कागजी पोट्री जो है वो काफी डेलिकेट होती है, थिन होती है, ब्रिटल होती है। और पोखरा पोट्री के अंदर जो आइटम्स बनाई जाती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाने वाला हूँ, वो घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली हाउस होल्ड आइटम्स को बनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस ट्रेडिशनल रीजनल साड़ी यूजेस ऑफ कसूती एम्ब्रॉयडरी विद चैरियट एंड एलिफेंट एज कॉमन मोटिव्स, इट बिलोंग्स टू कर्नाटका। तो ये जो पर्टिकुलर साड़ी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल रीजनल साड़ी का स्टाइल है, इस पे कसूती एम्ब्रॉयडरी जो है वो करी जाती है। इसके ऊपर रथ बनाए जाते हैं, हाथी बनाए जाते हैं। मोटिव्स के तौर पे थीम जो रहता है वो हाथी और रथों का रहता है। ये कर्नाटका में इसको बेसिकली वहां से ये आती है। आपको इसका बेसिकली नाम बताना है। तो क्या ये कलमकारी है, इलकल है, कोसा है या कसाबू? सोचिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका है इलकल इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। इलकल एक टाउन भी है कर्नाटका के अंदर, वहां पे ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, डोलगेट पॉटरी यूज्ड स्पेशल ग्लेज। एक स्पेशल तरीके की ग्लेज का इस्तेमाल किया जाता है डोलगेट पॉटरी के अंदर। दिस पोट्री वर्क बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? कहां से ये आती है? क्या ये जम्मू कश्मीर से आती है, तमिलनाडु से आती है, वेस्ट बंगाल से या फिर मणिपुर से? सोचिए। चलिए देखिए, डोलगेट या डेलगेट पोट्री जो है ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर को। और यहाँ पे कह रखे कि एक स्पेशल तरीके की चमक, ग्लेज जो होती है ना, वो आउटर कवरिंग पे ऐड करी जाती है। तो एक तो होती है नॉर्मल पोट्री, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर ऐड करी जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखती है। आंसर तो फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे ग्लेज जो है ये देखने चमक रही है, थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है, राइट। तो ये ग्लेज जो है ये ऐड करी जाती है पोट्री के बाहरी हिस्सों के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ गोपी चंदन? गोपी चंदन क्या है देखेंगे। इसका स्पेशल फीचर क्या है? स्पेशल ब्लैक टिंट इसके अंदर देखा जाता है, स्पेशल डार्क टिंट इसके अंदर देखा जाता है, आर्ट ऑब्जेक्ट है जिसे क्ले से बनाया जाता है, या फिर किसी तरीके की ये हाउस होल्ड आइटम है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, गोपी चंदन जो है क्ले से बना हुआ एक आर्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि सौराष्ट्र रीजन के अंदर, जो कि गुजरात में फॉल करता है, वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट जिसे कि क्ले से बनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। दिखने में गोपी चंदन कैसा होता है? लाइक दिस। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द टर्म संग ए रथक रेफर्स टू, ये जो टर्म है ये किस चीज को रेफर करती है? क्या ये कोई डार्क ब्राउन स्टोन है, क्या ये कोई व्हाइट मकराना मार्बल है, सैंड स्टोन है, या फिर डार्क क्वार्ट्जाइट है? सोचिए। चलिए, संगे रतक जो है डार्क ब्राउन स्टोन है। ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द स्टोन जो कि आप देख सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, डार्क ब्राउन स्टोन। इसमें येलो स्पॉट्स भी आपको दिखेंगे और झांसी के आसपास इसे पाया जाता था। और इसका मेजर यूज जो किया जाता था वो बेसिकली मेडिसिन बनाने के लिए जो पत्थर बनाते हैं उसके अंदर, और इवन जो आपके लैंप्स होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इंडियन स्टेट डेलिकेट मूगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी इन डार्क कलर करी जाती है ऑन द बॉर्डर ऑफ फेनिक। ट्रेडिशनल शॉल को फेनिक कहा जाता था, worn बाय वुमेन ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक मैरिज। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा। तो इस भारतीय राज्य के अंदर मूगा सिल्क के जो डेलिकेट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है वो करी जाती है किसके ऊपर? फेनिक के बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि वुमेन की एक पोशाक है। वो इसे स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी वगैरह में डाला करते थे। क्या ये मिजोरम में है, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय? सोचिए। चलिए, करेक्ट आंसर हमारा है मणिपुर। सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे इस तरीके की पोशाकें जो थी वो पहनी जाती थी जिसपे मूगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करी जाती थी, जिसका एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए
सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे, इट हैज बीन नोन एज लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एज इट इज मोल्डेड लाइक अ पोएटिक कंपोजिशन एंड हैज अ सेंसुअल अपील टू द सेंसेस। तो ये जो पर्टिकुलर आर्ट है, क्या वो पोट्री है, ब्रॉन्ज क्राफ्ट है, टेराकोटा है, या फिर आइवरी क्राफ्टिंग है, जिसे कि लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनाने की जो प्रक्रिया, कुछ कुछ वो कहते हैं कि पोएटिक कंपोजिशन की तरह है। तो जब इसे बनाया जाता है, ऐसे लगता है कि आप किसी पोएम को क्राफ्ट कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए पोट्री जो है ना, पोट्री को कहा जाता है कि जब आप इसे बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, इसको इस तरीके से मोल्ड करते हैं जैसे कोई आप बेसिकली कोई लिरिक, कोई गाने के लिरिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। पोट्री का जो होता है वो आप, ये हैंडीक्राफ्ट की जो प्रक्रिया है वो पोएटिक कंपोजिशन की तरह बनाई जाती है। बेसिकली आप आर्टिस्ट जो होते हैं, जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वाले आर्टिजन होते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको बात करने के बाद आपको यही चीज का एहसास होगा कि किस तरीके से वो इसको एंजॉय करते हैं और किस तरीके से मेकिंग अ पोट्री इज जस्ट लाइक कंपोजिशन और कंपोजिंग अ पोएम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात कर रहा है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा है बताएं कौन सी आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, मटेरियल एविडेंस डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ ग्लास बीड्स इन द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो शुरुआती दौर की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहां पर ग्लास बीड्स के जो एविडेंसेस हैं वो नहीं मिलते हैं। नागार्जुन रस रत्नाकर मेंशन अबाउट मेटल प्योरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जिंक। तो नागार्जुन रस रत्नाकर जो है उसने मेटल प्योरिटी और साथ ही जिंक के डिस्टिलेशन के बारे में मेंशन किया है। हो सकता है नो आइवरी ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा पीरियड के अंदर आइवरी ऑब्जेक्ट्स नहीं फाउंड किए गए थे। आपको करेक्ट बताना है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए मटेरियल एविडेंस की बात करते हैं, तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ग्लास बीड्स जो है उसके इंडिकेशन, उसके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। एंड नागार्जुन रत्नाकर ने मेंशन किया है प्योरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जिंक के बारे में। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस द्रव शोधन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती हैं। आइवरी ऑब्जेक्ट्स की बात करिए तो आइवरी ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड के अंदर आइवरी ऑब्जेक्ट्स पाए गए थे एंड वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, और इवन इंडिया से एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। और कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर किए जाते थे, तुर्कमेनिस्तान के अंदर इसे एक्सपोर्ट किया जाता था, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता था, और कुछ कुछ पर्शियन गल्फ के आसपास के जो पार्ट्स हैं, रीजन है, वहां पर भी उन कंट्रीज को ये जो आइवरी से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते थे इनको एक्सपोर्ट किया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। इन गज तांडवा गणेश डांसिंग इन द तांडव पोजिशन एंड इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो गज तांडव है, इसके अंदर गणेशा जो भगवान है, लॉर्ड गणेशा, वो डांस कर रहे हैं और ये तमिलनाडु को ये जो है बिलोंग करता है। इन पेम भारती क्राफ्ट एक्सक्विजिट शीट मेटल आर्ट टू एडोन चैरियट्स एंड टेम्पल्स, इट बिलोंग्स टू तेलंगाना। जो पेम भारती क्राफ्ट है, इसके अंदर मेटल की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये तेलंगाना को बिलोंग करती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए गजा तांडव की बात करें, शिव डांसिंग जो है वो यहाँ पे तांडव पोजीशन में देखे जा सकते हैं और ये केरला को बिलोंग करता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इन पेम भारती क्राफ्ट, यस मेटल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ ये तेलंगाना को बिलोंग करता है। दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, रॉयल महेश्वरी साड़ीज ऑफ इंडियन स्टेट यूज अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड सिल्क यार्न्स, they are embellished with golden zari works, they are famous for their reversible borders that can be worn either side। रॉयल महेश्वरी साड़ी जो है वो यहाँ पे पूछा गया है, उसमें बेसिकली मिक्सचर होता है कॉटन का भी, सिल्क का भी, जो बेसिकली इसके अंदर गोल्डन जरी का जो काम होता है। वैसे जर जो जरदोजी में भी जर का मतलब जो था हमने देखा था गोल्ड ही होता है, तो उस पर गोल्डन वर्क जो है जरी का काम किया होता है और रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड से उसे डाला जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन से राज्य में क्वाइट फेमस है, सोचिए। चलिए तो ये आंसर हमारा है मध्य प्रदेश, सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से आती हैं जो आपकी जरी की साड़ियां हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, दो स्टेटमेंट्स को देखें कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पिचवई इज अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल हैंगिंग्स यूज्ड एज अ बैकड्रॉप टू रिलीजियस आइडल्स एंड इट बिलोंग्स टू राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ पे पिचवई जो है बेसिकली ब्यूटीफुल कलर हैंगिंग्स होती हैं जो कि रिलीजियस मूर्तियां जो होती हैं भगवान की, उनके पीछे लगाई जाती हैं और राजस्थान गुजरात में ऐसा ज्यादातर किया जाता है। फूल पट्टी का काम इज यूज
of flower petals and leaf as motifs in embroidery, it belongs to राजस्थान only। तो फूल पट्टी का काम जो है इसमें बेसिकली फ्लावर्स बनाई जाती हैं, पेटल्स बनाई जाती हैं, पत्तियां बनाई जाती हैं एम्ब्रॉयडरी के तौर पे, और ये राजस्थान को ही बिलोंग करता है। सोचें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले तो पिछवाई जो है, यस इट इज अ ब्यूटीफुल कलरफुल हैंगिंग्स होती हैं जो कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उनके पीछे उन्हें रखा जाता है ताकि वो और भी सुंदर दिखे। राजस्थान गुजरात में ऐसा किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। फूल पट्टी का काम या फूल पत्ती का काम जो है, यस इट इज यूज, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स पेटल्स जो होते हैं उनको एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। इट बिलोंग्स टू अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये फूल पट्टी का काम आप देख सकते हैं। दीज आर द, ये जो बैकड्रॉप पे आप देख रहे हैं, ठीक है, दीज आर द पिछवाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चंबा रोमांस इज कॉमनली यूज्ड एज एन आइटम ऑफ गिफ्ट इन मैरिजेस इन विच ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चंबा पहाड़ी पेंटिंग इज एविडेंट। ट्रीज, फ्लावर्स एटसेट्रा आर डिपिक्टेड इन दीज रोमांस इन विच इंडियन स्टेट इट इज प्रेवलेंट। तो वैसे तो नाम से ही आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि चंबा कहाँ से बिलोंग करता है, तो फिर सीधा ही आप आंसर चंबा रोमांस बता सकते हैं। तो बताएं जल्दी से, क्या ये हिमाचल प्रदेश है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, क्या ये सिक्किम है या फिर मणिपुर है? सोचें। चलिए, तो चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो यस चंबा रोमांस भी वहीं से आते हैं जिसके अंदर बेसिकली मैरिज के अंदर इसे गिफ्ट किया जाता है। इसके अंदर ट्रीज, फ्लावर्स भी बने होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीज बने हैं, फ्लावर्स बने हैं, कृष्णा भी आपको दिख रहे होंगे। इस तरीके के रुमाल जो है चंबा के अंदर काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। लेफ्ट साइड में आप कुछ नाम दिए हैं, राइट साइड में आपको कुछ चीजें दी हैं। क्या है ये भी बताता हूं। लेफ्ट साइड में बेसिकली कुछ एम्ब्रॉयडरीज के नाम है और राइट साइड में कुछ स्टेट्स, राज्यों के नाम है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सोचें क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, मुकेश जो एम्ब्रॉयडरी है इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। बंजारा जो है वो मध्य प्रदेश से आती है। देन आपकी कारचौबी जो है वो राजस्थान से आती है। एंड देन आपकी पीपली जो है वो उड़ीसा से आती है। चलिए, कुछ इसके इंस्टेंसेस जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा, रोहिल्दा इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स लाइक सिंदूर बॉक्सेस एंड टर्न बाउल्स। दिस वुड इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर वुड स्टाइल जो है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर, नागालैंड के अंदर, केरला या फिर कर्नाटका के अंदर? सोचिए। चलिए, रोहिल्दा का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे बेसिकली सिंदूर बॉक्सेस या टर्न बाउल्स बनाने के लिए किया जाता था। ये जो वुड है ये आपको मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ इस तरीके से इससे काम किया जाता है। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू वुडन वर्क। वुडन वर्क को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, वन बाय वन देखते हैं कौन सी करेक्ट है। In Kerala, teak wood is used to make Tharawad houses that are famous for their deep brown colors and intricate woodwork। तो जो केरला है वहां पर टीक वुड से बने हुए थारावड हाउसेस जो हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं। हो सकता है इन तमिलनाडु रक्त चंदन, अ टिपिकल रेड सैंडलवुड, उसका इस्तेमाल किया जाता है डॉल्स को बनाने के लिए और दूसरी फिगर्स को बनाने के लिए। सोचिए। चलिए, सबसे पहले तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाती है। केरला के अंदर टीक वुड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है थेरावड हाउसेस बनाने के लिए, जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? वो अपने डीप ब्राउन कलर और इंट्रिकेट वुड वर्क, उसने काफी अच्छी नक्काशी का काम किया होता है, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन रक्त चंदन जो कि टिपिकल रेड कलर की सैंडलवुड होती है, उसका इस्तेमाल गुड़ियाओं को बनाने में, कार्व्ड गुड़ियों को बनाने के लिए, दूसरी फिगर्स को बनाने के लिए किया जाता है। बट दैट इज क्वाइट फेमस इन आंध्र प्रदेश, सो नॉट इन तमिलनाडु। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर विल बी ए। कुछ यहाँ पे जो हाउसेज है वो देख सकते हैं और जो गुड़िया है वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं और मैं एक बार आपकी रिवीजन जो है वो करा देता हूँ यहाँ पे। और रिवीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई होप जो बाकी के लेक्चर्स हैं, जो 19th लेक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, उसकी भी आपने रिवीजन जरूर करी होगी। टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करते रहिएगा। इन दिस इंडियन स्टेट डेलीकेट मोगा के बारे में बात करी थी, तो ये मणिपुर जो है, यहाँ की जो स्त्रियों की पोशाक होती है उस पर ये इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है वो किया होता है। सो मणिपुर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो एक ऐसी आपकी क्राफ्ट होती है जो कि जस्ट लाइक कैसे आप पोएट को, जो एक पोएट होता है वो अपनी पोएम को कंपोज करता है, उस तरीके से काम किया जाता है। सो दैट इज द पोट्री। ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे आइवरी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते थे। इवन भारत ने तुर्कमेनिस्तान से लेके अफगानिस्तान, इवन पर्शियल गल्फ की दूसरी कंट्रीज को भी ऐसे जो अपने ऑब्जेक्ट्स है आइवरी से बने हुए वो यहाँ पर
एक्सपोर्ट भी किए हैं पुराने टाइम में। मटेरियल एविडेंस डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ ग्लास बीड्स, तो यस, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ऐसी ग्लास बीड्स के कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलते हैं। और नागार्जुन रत्नाकर ने मेंशन किया है मेटल प्योरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जिंक, ये भी उनके द्वारा मेंशन किया गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट गज तांडव के बारे में। यहाँ पे शिव डांसिंग जो है वो क्वाइट फेमस है, जो कि तमिलनाडु का नहीं केरला को बिलोंग करती है। देन हमने पिम भारती क्राफ्ट के बारे में जाना था। पिम भारती क्राफ्ट जो है इसमें मेटल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये तेलंगाना को बिलोंग करती है। चलिए, इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था रॉयल महेश्वरी साड़ीज को लेकर। यहाँ पे कॉटन और सिल्क यार्न का मिक्सचर यूज किया जाता है, गोल्डन जरी का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, और ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश को। रिवर्सिबल रहती है, तो दोनों तरीके से इसे डाला जा सकता है। चलिए, इसके बाद हमारा जिक्र हुआ था पिछवई के बारे में। ब्यूटीफुल एंड कलरफुल हैंगिंग्स होती है जो कि आइडल्स के पीछे जो बैकड्रॉप होता है उसको बताती है। फूल पत्ती का काम जो है ये कहां से आता है? दिस इज लाइक मोटिव्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, जो कि अलीगढ़ यूपी के अंदर क्वाइट फेमस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द मोटिव्स, द बैकग्राउंड मोटिव्स आपको दिख रहा होगा। देन नेक्स्ट चंबा रुमाल के बारे में। चंबा के बारे में पता है तो फिर बता सकते हैं चंबा रुमाल कहाँ से आते होंगे। मैरिजेस में गिफ्ट किए जाते हैं, पहाड़ी कल्चर के अंदर काफी यूज किया जाता है इसमें। ट्रीज फ्लावर्स जो है वो बनाए जाते हैं और ये आते हैं हिमाचल प्रदेश से, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। फूल पत्ती भी आपको दिख रही है और यहाँ पे कृष्ण भी आपको दिख रहे होंगे। चलिए, मैच द फॉलोइंग किया था हमने। जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो किस किस राज्य से आती हैं ये जानने की कोशिश करी थी। मुकेश उत्तर प्रदेश से है, बंजारा राजस्थान लग सकता है बट बंजारा इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, कारचोबी राजस्थान से, पीपली उड़ीसा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। रोहिल्दा इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स लाइक सिंदूर बॉक्सेस एंड टर्न बाउल्स। ये जो वुड है ये कहाँ पे बिलोंग करती है, कहाँ पे इस तरीके का काम ज्यादा किया जाता है? सो उस राज्य का नाम आपको बताना था एंड द स्टेट नेम इज राजस्थान। कुछ इस तरीके से बर्तन इसमें बनाए जाते हैं। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट वुडन वर्क। तो केरला के अंदर टीक वुड की बात करी थी, तो यस, केरला के अंदर टीक वुड के थेरावट हाउसेस जो बनाए जाते हैं, जो कि अपने डीप ब्राउन कलर के लिए काफी फेमस है। इंट्रिकेट वुड वर्क भी इसके द्वारा किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट में हमने देखा था आंध्र प्रदेश के अंदर रक्त चंदन, जो कि एक टिपिकली रेड सैंडलवुड है, उससे कार्व डोल्स बनाई जाती है और अलग अलग तरीके की फिगर्स जो है वो भी उसके द्वारा बनाई जाती है। केरला में जो टीक वुड है उसके द्वारा बनाए गए हाउसेस आप ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। राइट साइड में जो आंध्र प्रदेश की जो डॉल्स है जो आपके रेड सैंडलवुड से बनाई जाती हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चंदन सैंडलवुड ही होती है, रक्त चंदन मतलब रेड सैंडलवुड, उनसे द्वारा कार्व करी गई डॉल्स आप देख सकते हैं।